Okay, so ladies and gentlemen, today we are starting the transport. Definitely your question will be कि why transport layer? तो हमने इससे पहले हम लेयर नंबर 3 पढ़ रहे थे और उसमें हमने एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर नेटवर्क लेयर पे पढ़ा। फिर उसके बाद हमें पता है कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक आइटम है विच इज आईपी वर्जन 4 एड्रेसिंग, देन आईपी वर्जन 6 विच इज, मैं ये नहीं कहूंगा न्यूअर है, बट इट इज यूज नाउ अ डेज ए लॉट। फिर हमने कल की क्लास में आईसीएमपी वर्जन 4 और 6 स्टडी किया। तो यूं हमने 4 मॉड्यूल पढ़ के नेटवर्क लेयर को रैप करने की कोशिश की। अब लाजमी तौर पे जब हमें नेटवर्क लेयर आ गया तो हमें अगली कौन सी लेयर पे जाना चाहिए, तो वो आपको नजर आ रहा है इस डायग्राम में कि जनाब उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर होती है और इसलिए हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे आ गए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई अगर ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ना है तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके ऑब्जेक्टिव ये हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखना चाहते हैं एंड टू एंड कम्युनिकेशन। एंड टू एंड कम्युनिकेशन कि ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ डेटा एंड टू एंड। इसका मतलब है कि एक एंड डिवाइस से दूसरे एंड डिवाइस तक। तो दिस, अब इसको भी हम समझेंगे। फिर हम लाजमी तौर पे ये भी देखेंगे कि पर्पस क्या है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर का। हर लेयर का जब भी हम पढ़ते हैं तो हम उसका पर्पस देखते हैं कि भाई बनाने वाले ने इसको क्यों बनाया। फिर हम क्या करना चाहेंगे फर्दर कि हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं। एक का नाम है टीसीपी और दूसरे का नाम है यूडीपी। तो हम दोनों प्रोटोकॉल्स को स्टडी करना चाहेंगे। हम दोनों को स्टडी करने का आसान तरीका ये है कि हम दोनों के हेडर को, टीसीपी के हेडर को भी और यूडीपी के हेडर को भी स्टडी करें। तो हम इससे हमें जब हेडर पढ़ते हैं तो हमें करेक्टरिस्टिक्स पता चल जाता कि भाई इस प्रोटोकॉल की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी ये हमारे लिए क्या कर सकता है, न द वर्ड, ये हमारे लिए क्या कर सकता है। तो हम ये देखना चाहेंगे क्योंकि आपको पता है कि इसके ऊपर एप्लीकेशन लेयर है। इस और एप्लीकेशन लेयर ने अपना डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर को देना होता है। तो या तो वो टीसीपी को देगा और या वो यूडीपी को देगा। अगर टीसीपी को देगा तो हमें क्या फायदे या नुकसान होंगे, और यूडीपी को देगा तो क्या फायदे होंगे। तो ये हमें पता कैसे चलेगा, इनकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़। और करेक्टरिस्टिक्स कैसे पता चलेंगी, अगर हम इनके हेडर्स स्टडी करें, जो कि आप अभी देखेंगे कि 20 बाइट्स का टीसीपी का हेडर है और 8 बाइट्स का यूडीपी का हेडर। तो हेडर वाइज देखें तो यूडीपी का हेडर छोटा है, टीसीपी का हेडर उससे काफी ज्यादा है। लेकिन लाजमी तौर पर इसका मतलब ये है कि यूडीपी काम भी कम करेगा, टीसीपी काम भी ज्यादा करेगा। तो विल सी दैट। फिर इसके बाद दोनों ही प्रोटोकॉल, चाहे टीसीपी हो कि यूडीपी हो, वो जब अपनी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल से बात करते हैं तो यहाँ पे लॉजिकल ओपनिंग्स हैं। लॉजिकल लॉजिकल ओपनिंग्स हैं जिनको हम पोर्ट्स कहते हैं, जिनको हम पोर्ट्स कहते हैं। तो इसका बाद चाहे वो टीसीपी है चाहे वो यूडीपी है, बोथ आर यूजिंग द पोर्ट्स, बोथ आर यूजिंग दी पोर्ट्स टू कम्युनिकेट टू दी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स। सो हम देखेंगे ये पोर्ट्स कितनी है, तो हमें पता चलेगा कि ये पोर्ट्स, जब हम हेडर पढ़ लेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि ये पोर्ट 65,536 पोर्ट्स टोटल। फिर हम देखेंगे कि ये पोर्ट्स की अगर टाइप्स हैं तो हम उन टाइप्स को स्टडी करना चाहेंगे। तो हम देखेंगे कि ये पोर्ट्स 3 किस्म की। नंबर 1, वेल नोन पोर्ट्स, वेल नोन पोर्ट्स। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट है रजिस्टर्ड पोर्ट्स, और नेक्स्ट है टेम्पररी पोर्ट्स या एफिमेरल पोर्ट्स। तो हम ये सारी पोर्ट्स को ये भी देखेंगे कि कौन सी पोर्ट इन 65,000 में से कौन सी पोर्ट वेल नोन है, कौन सी रजिस्टर्ड है और कौन सी टेम्पररी। वेल नोन पोर्ट किस लिए इस्तेमाल होती है, रजिस्टर्ड पोर्ट किस लिए इस्तेमाल होती है, टेम्पररी पोर्ट किस लिए इस्तेमाल होती है। एन इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड। तो इसलिए हम पोर्ट नंबर्स की तरफ चले जाना चाहिए हमें। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे दी टीसीपी। अगर टीसीपी इस्तेमाल होता है तो इसका कम्युनिकेशन में प्रोसेस क्या है। तो हम इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये देखेंगे कि
टीसीपी जो है एक रिलायबल प्रोटोकॉल, एक रिलायबल प्रोटोकॉल। अगर ये रिलायबल है तो कनेक्शन बनाने से पहले इसको चाहिए कि अपने डेस्टिनेशन के साथ एक लिंक, एक सेशन जनरेट करे, क्रिएट करे। तो हम देखेंगे कि वो सेशन कैसे क्रिएट होता है। तो दैट विल बी एन इम्पॉर्टेंट आइटम। तो किसका मतलब है कि हम ये देखना चाहते हैं कि सेशन एस्टेब्लिशमेंट कैसे होती है व्हेन वी आर यूजिंग दी टीसीपी। लाजमी तौर पे जब सेशन एस्टेब्लिश किया है और कम्युनिकेशन खत्म हो गई है और कम्युनिकेशन हम नहीं करना चाहते, तो हम देखेंगे कि उस सेशन को हमें टर्मिनेट करना होगा। तो टर्मिनेट कैसे करते हैं ये भी हम देखेंगे। तो इस कनेक्शन बनाने और टर्मिनेट करने की वजह से हम कहते हैं कि टीसीपी जो है वो रिलायबल कम्युनिकेशन देता है, क्योंकि पहले वो कनेक्शन स्टेब्लिश करता है। जब स्टेब्लिश हो जाता है तो फिर उस पर डेटा भेजता है, और अगर कनेक्शन नहीं बनता तो फिर वो डेटा नहीं भेजता। इसका मतलब है कि वो रिलायबिलिटी हासिल करना चाहता है, वो एक किस्म की दूसरे एंड की मर्जी मालूम करना चाहता है कि क्या आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं या नहीं चाहते। फिर हम ये देखना चाहेंगे कि टीसीपी जो है वो, क्योंकि मैंने कहा है कि वो रिलायबल कम्युनिकेशन चाहता है, यानी जो भी सेगमेंट आप भेजेंगे आपको उसकी एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए। तो ये बात भी आपको हेडर से समझ आ जाएगी जब आप टीसीपी का हेडर पढ़ेंगे, कैसे ये रिलायबिलिटी हासिल हुई, कैसे ये रिलायबिलिटी गारंटी डिलीवरी हासिल हुई। और लाजमी तौर पे जब हम ये पढ़ेंगे कि रिलायबिलिटी, तो एक और आइटम भी है फ्लो कंट्रोल। कैसे फ्लो कंट्रोल मिलता है, यानी कि डेस्टिनेशन किस तरह यूजर को, सेंडर को कह सकता है कि स्लो डाउन हो जाओ या फास्ट हो जाओ। जैसे मैं एग्जांपल ये देता होता हूँ कि आपके घर में हर एक वॉश बेसिन के ऊपर टैब लगा हुआ है, हर एक वॉश बेसिन के ऊपर टैब लगा हुआ है। टैब किस लिए लगाया हुआ है? पानी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। अब पानी कहाँ से आ रहा है? सोर्स से आ रहा है। तो आप ये देखना चाहते हैं कि आप सोर्स से, चाहे वाटर टैंक है तो वाटर टैंक से आपको पानी आ रहा है, आप उसके फ्लो को कम या ज्यादा करते हो, बंद भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। इसी तरह जो रिसीवर है वो यूजर को, सेंडर को कह सकता है, बता सकता है कि आप स्लो हो जाओ या फास्ट हो जाओ। तो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड फ्लो कंट्रोल। लेकिन अगेन दैट इज परफॉर्म्ड बाय टीसीपी। ऐसे वी विल सी दैट। एंड फाइनली, क्योंकि अगर टीसीपी का कम्युनिकेशन प्रोसेस हम देख रहे हैं, हमें यूडीपी का कम्युनिकेशन प्रोसेस भी देखना पड़ेगा, जो कि अगेन एंड टू एंड कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है जैसे टीसीपी करता है। लेकिन इन दोनों टीसीपी और यूडीपी ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल हैं और दोनों एंड टू एंड कम्युनिकेशन सपोर्ट करते हैं। क्लियर हो गया मेरी बात? लेकिन अगर दो हैं तो दोनों में फर्क क्या है? मिसाल के तौर पे टीसीपी अगर रिलायबल है तो यूडीपी रिलायबल नहीं है। अगर टीसीपी जो है वो फ्लो कंट्रोल देता है तो यूडीपी नहीं देता। तो हम देखेंगे कि टीसीपी जो है वो गारंटी डिलीवरी देता है तो यूडीपी नहीं देता। तो हम देखेंगे कि आखिर ये दोनों में फर्क कैसे है। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या आपको ऑब्जेक्टिव्स के साथ, पहले तो मैं ये देख लूं कि आयशा ने कहा कि यस सर। तो मरवा, आयशा, आफाक एंड सवेरा, आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए कि जी हम क्यों ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ना चाह रहे हैं, नंबर वन। और नंबर टू इसलिए भी कि टीसीपी यूडीपी जो है वो एक इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल है। ओके। मरवा एंड कंपनी, क्योंकि आप कुछ लोगों ने बाद में ज्वाइन किया था, तो उनको कुछ टाइम तो मैं फ्राइडे को पढ़ाता रहा। फ्राइडे में फिर भी कुछ लोग आ जाते थे। अब मैंने इनको सोचा कि भाई ये लॉन्ग उसमें लगे रहेंगे, तो मैंने कहा जी नया बैच है तो उसके साथ पहले चैप्टर पढ़ लें। तो लेकिन उसमें मेरे ख्याल से सवेरा के अलावा कोई भी नहीं ज्वाइन करता। आ, लेकिन वो हमने वो चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं आपके साथ। तो आज भी मैं तो उस पर क्लास लूंगा, लेकिन अब आपके पहले 3 चैप्टरों के एग्जाम जो थे वो मिसिंग थे। तो मैं वो एग्जाम भी इस वीक में कोशिश करूंगा कि एक रिवेट कर दूं, ताकि आप पहले 3 चैप्टर का एग्जाम आईटीएन का वो दे दें, ताकि आपका सर्टिफिकेट भी अपने बाकी दोस्तों के साथ एक ही वक्त में बन सके। तो इसलिए जो भी आपके
ITN बैच 12 के अपडेट के नाम से हमने रखा था, उसमें हमें उसको डाल भी देंगे। आप भी उस ग्रुप में मैसेज कर सकती हैं, सवेरा और मरवा। तो आप मैसेज डाल दीजिएगा कि जी, क्योंकि हमने वो चैप्टर पढ़ लिए हुए हैं, 1-2 चैप्टर हमने पढ़ लिया है, 3 मैंने आपको फ्राइडेज में पढ़ा दिया था, तो अब उसका एग्जाम आप पे ड्यू है। तो वो एग्जाम अब आप देने के लिए उसको रीड देना शुरू कर दें। एनी हाउ, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, एंड वी स्टार्ट विद दी। ओके, तो सवेरा उस पर मैसेज डाल दो, ITN बैच 12 अपडेट वाले में। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेटा कैसे होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेटा ऐसे होता है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि अगर हम ये कहें कि ये आपका TCP IP का सूट है, और आपको मैंने अभी कुछ देर पहले भी बताया कि इसमें 5 डिफरेंट लेयर्स, जिसमें स्टार्टिंग विद द फिजिकल लेयर, then going to the data link layer, then going to the network layer or internet layer, then going to the transport layer, and then transport layer से ऊपर जो है that is your application layer। और एप्लीकेशन लेयर में आपके एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स हैं, और आपके एप्लीकेशन जो है वो आपके पीसी पे, जैसे मिसाल के तौर पे क्रोम है जो कि वेब वेब की क्लाइंट है। इसी तरह मिसाल के तौर पे आपने FTP क्लाइंट इंस्टॉल किया हुआ है, आपने ईमेल क्लाइंट एस्केप किया हुआ है, ईमेल क्लाइंट किया हुआ है। तो वट एवर दी एप्लीकेशन आर, दे विल बी यूजिंग द अप्रोप्रिएट, यानी क्रोम है तो HTTP करेगा, अगर ये FTP है, FTP प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करेगा एप्लीकेशन लेयर पे, अगर ईमेल है तो SMTP को इस्तेमाल करेगा। यानी कि अपने प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करके, मैंने जैसे अभी कुछ देर पहले कहा कि एक खास पोर्ट के जरिए ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आएगा। अब मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्ट लेयर में दो प्रोटोकॉल्स हैं, या तो TCP इस्तेमाल करेगा, और ये एप्लीकेशन की मर्जी है, ये आपकी और मेरी मर्जी नहीं है, यूजर की मर्जी। समझते हैं आप और मैं, क्या 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 चीज मैं कहना चाहता हूँ, यूजर की मर्जी नहीं है, जो एप्लीकेशन में लिखा गया है वो वही इस्तेमाल करेगा। जैसे मिसाल के तौर पे जो अभी एग्जांपल, एक और भी एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ, DNS। तो अगर हमें ये DHCP, तो एक और भी लिख लेते हैं DHCP। तो जनाब, ये इनमें से ये 3 जो है दे विल बी यूजिंग TCP, और ये 2 जो है दे विल बी यूजिंग UDP। तो इसका मतलब है कि एप्लीकेशन डिफाइन करती है, डिसाइड करती है, लेकिन एप्लीकेशन भी बनाने वाले लोग आप जैसे ही हैं। तो फिर कैसे, आपका एक सवाल वैलिड ये भी हो सकता है कि भाई कैसे पता चलेगा कि एप्लीकेशन में हम क्या डालें, कि TCP यूज करो या UDP यूज करो। तो इसका जवाब ये है कि जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों की पढ़ेंगे, TCP और UDP की, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरी एप्लीकेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अब अगर आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट TCP पूरा करता है तो TCP इस्तेमाल कर लें, अगर आपकी एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट UDP पूरी करता है तो UDP इस्तेमाल कर लें। तो इसलिए जब बना ये एप्लीकेशन, DHCP एप्लीकेशन या DNS एप्लीकेशन बनाने वाले ने देखा कि उसकी तमाम रिक्वायरमेंट UDP पूरी कर सकता है, तो दैट्स व्हाई नॉट। ये तो स्मार्ट है। स्मार्ट इसलिए आज से कह रहा हूँ कि छोटा है और आपका काम कर रहा है, तो नॉट बैड। क्योंकि अभी मैंने बताया कि UDP का हेडर जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे जब लगाया जाएगा तो वो 8 बाइट्स का होगा। अभी अभी कुछ देर में आप देख लेंगे। जबकि अगर आप TCP का हेडर लगाएंगे तो वो 20 बाइट्स का होगा। तो अब आपने देखना है कि आपका काम 8 बाइट वाला कर सकता है या 20 बाइट वाला अच्छी तरीके से कर सकता है। तो मिसाल के तौर पे क्रोम है, FTP है, ईमेल है, इसके लिए TCP वो क्या समझते हैं कि UDP उनका काम नहीं कर सकता, तो वो फिर TCP की तरफ चले जाते हैं। क्लियर होगी मेरी बात? तो जनाब, अगर आपकी एप्लीकेशन डेटा TCP को दे और TCP उसके साथ अपने 20 बाइट लगा दे, तो यू विल कॉल इट ए सेगमेंट। व्हाट यू विल कॉल इट? सेगमेंट। और अगर और अगर एप्लीकेशन लेयर UDP को चुन ले कि UDP काम करेगा, तो UDP उसके साथ 8 बाइट अपने साथ अपनी तरफ से ऐड कर देगा, और अब आप उसको सेगमेंट नहीं कहेंगे बल्कि UDP डेटाग्राम कहेंगे, UDP डेटाग्राम कहेंगे। तो शुड बी क्लियर, इधर इट इज ए सेगमेंट और इट इज ए UDP डेटाग्राम। क्लियर है मेरी बात?
आपको पता है जब भी कोई हेडर लगा दिया जाता है तो वो उस, और जेनेरिकली कहना चाहें तो आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर का पीडीयू है। अब ये हेडर लगाने से 20 बाइट या 8 बाइट लगाने के बाद अब ये ट्रांसपोर्ट लेयर का पीडीयू है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट है। तो जेनेरिक नाम तो ये है, लेकिन स्पेसिफिक नाम जो है वो सेगमेंट या यूडीपी डेटाग्राम है। इज इट क्लियर एवरीवन? आफाक, आयशा, मरवा, समीउल्लाह, सवेरा। ओके, तो समझ आ गई है? ये सर क्लियर है? ओके। तो मरवा, आपकी बाकी फ्रेंड्स किधर हैं जो कि आपकी ही बैच की हैं? मैंने आपको एक आध दो दफा कहा भी, क्लासेस के लिए अब बिल्कुल नहीं आ रही। एक तो माहीन थी और वगैरह, औरों का नाम मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन हमारे आईटीएन बैच 12 के अपडेटेड ग्रुप में वो सारे के सारे शामिल थे पहले। ओके नाइस। समीरुल्लाह, आपका दोस्त भी नजर नहीं आ रहा। एनीहाउ, तो जनाब हम बात कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेटा का। तो कहने का मकसद ये है कि किस तरह ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेटा होती है, कि यहाँ पे आपकी एप्लीकेशंस हैं, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया। ये एप्लीकेशन यहाँ से एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल को यूटिलाइज करती है, और एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर को, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लेयर का इंटरनेट लेयर को, इंटरनेट लेयर डेटा लिंक लेयर को, डेटा लिंक लेयर फिजिकल लेयर को, और फिजिकल लेयर से आपका डेटा एग्जिट कर जाता है, या फिजिकल लेयर, इवन आपका मीडियम जो है दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द फिजिकल लेयर। इसी तरह दूसरी तरफ ये फिजिकल लेयर पे रिसीव होगा, फिजिकल लेयर दे देगा डेटा लिंक लेयर को, डेटा लिंक लेयर दे देगा इंटरनेट लेयर को, इंटरनेट लेयर दे देगा ट्रांसपोर्ट लेयर को, एंड फाइनली इट विल रीच टू द एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, और एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल एप्लीकेशन उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन को डेटा दे देगा। यानी मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे अगर हम कहेंगे वेब क्लाइंट है, वेब क्लाइंट है, तो यहाँ पे वेब सर्वर है, वेब सर्वर है। तो क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे से बात करना, लेकिन लाजमी नहीं कि क्लाइंट और सर्वर ही में ही टीसीपी आईपी मॉडल लगेगा। टीसीपी आईपी मॉडल सिर्फ वेब क्लाइंट और सर्वर के दरमियान, इवन अगर ये पीयर भी है, ये पीयर 1 है और ये पीयर 2 है, ये पीयर 2 है, स्टिल इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है दैट इज बिकॉज ऑफ दी टीसीपी आईपी मॉडल। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे हमें पता चला कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉजिकल कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशंस। ठीक है ना, एक तरफ एप्लीकेशन ये, एक तरफ एप्लीकेशन, एक तरफ ये एप्लीकेशन, और दूसरी तरफ ये एप्लीकेशन। इनके दरमियान इन दोनों एप्लीकेशन, जैसे मिसाल मैंने अभी दी कि अगर क्लाइंट है तो यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ क्रोम, आप हर रोज इस्तेमाल करते हो। लेकिन दूसरे एंड पे फॉर एग्जांपल अपाचे है, तो अपाचे एक सर्वर है और क्रोम एक क्लाइंट है। तो ये क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बट इनको कम्युनिकेट करवाने में मेजर रोल किसका है? सबका है, लेकिन ये बात जिसे करते हैं वो ट्रांसपोर्ट लेयर है। ये जो एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन क्लाइंट्स हैं, एप्लीकेशन सर्वर है, थ्रू देयर प्रोटोकॉल दे टॉक टू दी ट्रांसपोर्ट लेयर। इसलिए इसने यहाँ पे कहा है कि द ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन, लॉजिकल कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशन रनिंग ऑन डिफरेंट होस्ट। लाजमी नहीं कि डिफरेंट होस्ट ही हो, इट मे बी विद इन द सेम होस्ट एज वेल। क्या, दैट कैन बी विद इन द सेम होस्ट एज वेल, लेकिन मोस्टली हम कम्युनिकेट दूसरे होस्ट से ही करते हैं। तो इसलिए इसने लिखा है डिफरेंट होस्ट, लेकिन दीज विद इन द सिंगल होस्ट कम्युनिकेशन कैन आल्सो अकर। इज इट क्लियर? मेरी बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो नीचे की लेयर्स हैं उनके दरमियान, और जो अपर लेयर है जो एप्लीकेशन लेयर है, उन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन का काम करती है। यानी कि अपर लेयर से लेती है और नीचे की लेयर्स को आपका डेटा प्रोवाइड करती है। तो इसका मतलब ये एक लिंक है
between the upper layer and the lower layers. तो यही वो कह रहा है, the link between the application layer is the upper layer and the lower layers, जिसमें नेटवर्क लेयर आ जाती है, जिसमें डेटा लिंक लेयर आ जाती है, जिसमें फिजिकल लेयर आ जाती है, these are the lower layer that are responsible for network transmission. ठीक है, इसका मतलब है कि ये अपर लेयर और लोअर लेयर्स के दरमियान लिंक का काम देता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके, अब हम देखते हैं कि जी ट्रांसपोर्ट लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, जेनेरिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। अब आप थोड़ी सी अगर तवज्जो दें लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आप इस मेरी बात से एग्री करेंगे कि बाकी जितनी भी डिवाइसेस कम्युनिकेट करते हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजीज की वजह से, तो वो एक वक्त में एक एप्लीकेशन रन कर रहे होते हैं। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि नेटवर्क्स में ऐसा नहीं। नेटवर्क्स में कैसा है कि एक वक्त में मल्टीपल एप्लीकेशन चल रही हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त अगर आप देखें तो मैं जूम पे भी बात कर रहा हूं, आप मुझे जूम पे सुन रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको व्हाट्सएप के जरिए भी कम्युनिकेट कर रहा हूं, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, तो बात हम क्या, इसका मतलब है कहना क्या चाह रहे हैं हम, कि हम कहना चाह, इसी तरह मैं अभी चाहूं तो फेसबुक पे साथ भी लग जाऊं, मेरा दिल चाहे तो यूट्यूब के साथ भी लग जाऊं, तो मल्टीपल एप्लीकेशंस, यानी इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करूं तो एप्लीकेशन 1 भी चल रही है, एप्लीकेशन 2 भी चल रही है साइमल्टेनियसली, एप्लीकेशन 3 भी चल रही है, एप्लीकेशन 4 भी चल रही है, एंड सो ऑन। यू मे कॉल एप्लीकेशन 1 एज जूम, you may call application 2 as WhatsApp, you may call application 3 as Facebook, you may call application 4 as Twitter, for example, and so on. So all the 4 applications are running simultaneously. I hope you agree with me. अब क्वेश्चन ये है कि हर एक एप्लीकेशन अपना डेटा किसको देगी। आप सबने कहा, आवाज बुलंद से कहा कि सब ट्रांसपोर्ट लेयर को देंगे, सबके सब का डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आएगा। लेकिन क्या कभी आपने देखा है, कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि कभी जूम का डेटा व्हाट्सएप पे चला गया हो, या व्हाट्सएप का डेटा फेसबुक पे चला गया हो, या फेसबुक का डेटा यूट्यूब पे चला गया हो? इट नेवर हैपेंस। द सिंपल आंसर इज इट नेवर हैपेंस। कभी भी एक का डेटा दूसरे में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? दैट इज द जॉब ऑफ द वन ऑफ द जॉब ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर, कि ये मुख्तलिफ एप्लीकेशन के डेटा को ट्रैक करता है, इंडिविजुअल कन्वर्सेशंस को ट्रैक करता है। ये जूम का है तो जूम को जाना चाहिए, ये व्हाट्सएप का है तो व्हाट्सएप को जाना चाहिए। तो सबसे पहला काम इसका क्या है कि ट्रैकिंग द इंडिविजुअल कन्वर्सेशन। जी आज बड़ा लेट हो गए। तो जनाब हम बात क्या कर रहे हैं कि इसका मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। अगर ट्रांसपोर्ट लेयर अपना सही काम ना करे तो जूम का डेटा व्हाट्सएप में जाएगा, व्हाट्सएप का डेटा ट्विटर पे जा रहा होगा, और आप परेशान होंगे कि हो क्या रहा है। तो सबसे पहला काम जो कर रहा है हमारा, सबसे पहला काम जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर कर रहा है, दैट इज दी, कि ये हर एक कन्वर्सेशन को अलग अलग ट्रीट करता है, ये उनको मिक्स होने नहीं देता। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, ट्रैकिंग इंडिविजुअल कन्वर्सेशन। ठीक है, इवन अगर आप मिसाल पे व्हाट्सएप पे ही ले लें, एक ही व्हाट्सएप है और आप 4 लोगों से एक टाइम बात कर रहे हैं, तो लाजमी इनकी भी कन्वर्सेशन, एक एप्लीकेशन से भी अगर मल्टीपल इंस्टेंसेस जनरेट होती हैं, जैसे मैंने अभी आपको जूम की एग्जांपल के बजाय में व्हाट्सएप, तो आप एक बंदे से भी व्हाट्सएप कर रहे हैं, यानी रेड रेड व्हाट्सएप भी चल रहा है, ग्रीन व्हाट्सएप भी चल रहा है, और लेट करेंगे ब्लू व्हाट्सएप भी चल रहा है। एक ही एप्लीकेशन 3 दे रही है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि मिसाल के तौर पे एक ब्लू के जरिए आप अपने फ्रेंड 1 के साथ बात कर रहे हैं, आप ग्रीन में आप फ्रेंड 2 के साथ बात कर रहे हैं, और रेड के जरिए आप फ्रेंड 3 के साथ बात कर रहे हैं,
ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक का डेटा दूसरे में चला जाए। आप फ्रेंड वन को कह रहे हो कि कुछ बात, और वो फ्रेंड टू के उसमें जा रहा हो, इट नेवर हैपेंस। क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर। क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर को क्या करता है? इंडिविजुअल कन्वर्सेशंस को ट्रैक करता है। ये फ्रेंड वन का है, ये फ्रेंड टू का है, ये फ्रेंड थ्री का, एंड सो ऑन। क्लियर हो गया? मेरी बात समझ आ गई? कैसे करता है ये इंपॉर्टेंट है, फिर उसके भी आगे समझना इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे मुमकिन है इसके लिए। तो मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि हर एक का अपना पोर्ट होगा। यहाँ पे हर एक का अपना अपना पोर्ट है। तो आपको पता है कि मिसाल तो भाई ये पोर्ट नंबर 10 है, लेट करेंगे पोर्ट नंबर ये 100 है, ये पोर्ट नंबर 200 है, ये पोर्ट नंबर 300 है। तो जो उसने 100 को डेटा देना होता है वो 100 को देता है, जो 200 को देना होता है वो 200 को देता है, और जो 300 को देना होता है वो 300 को देता है। और यू यूजर का डेटा एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होता। बल्कि अगर मैं इसको ये भी कहूँ, चले आगे आगे में जाके कहूंगा कि ये एक किस्म की मल्टीप्लेक्सिंग करता है। आपका ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा मुख्तलिफ एप्लीकेशन के ऊपर लेता है, उनको इकट्ठा करके आपके आईपी लेयर को, नेटवर्क लेयर को देता है। ठीक है ना? जैसे मैंने अभी ये प्रीवियस स्लाइड पे बनाया ये, तो आपकी मुख्तलिफ एप्लीकेशन है, ठीक है ना? लेट करें एप्लीकेशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचों की पांची एप्लीकेशन प्रोटोकॉल को देंगी, और ये सारे के सारे लेट करें ट्रांसपोर्ट लेयर को देंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर इन सबका अलग अलग का डेटा इकट्ठा करके एक आईपी के हवाले करेगा। तो दैट इज कॉल्ड एज द मल्टीप्लेक्सिंग, कि ये उनको इकट्ठा कर देता है ट्रांसपोर्ट लेयर। अगर इकट्ठा करता है, अब लाजमी तौर पे जवाब भी तो आएगा। जब जवाब आएगा तो फिर क्या होगा? लाजमी तौर पे उसको अलग अलग करना होगा। आईपी तो सारा का सारा ट्रांसपोर्ट लेयर को दे देगा, आईपी तो सारा का सारा ट्रांसपोर्ट लेयर को दे देगा। लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर फिर क्या करेगा? उनको फिर अलग अलग करके हर एप्लीकेशन को, डीएचसीपी का डीएचसीपी को देगा, डीएनएस का डीएनएस को देगा, क्रोम का क्रोम को देगा, ईमेल का ईमेल को देगा, एफटीपी का एफटीपी को देगा। तो यूं इसका मतलब ये मल्टीप्लेक्सिंग भी करता है और डीमल्टीप्लेक्सिंग भी करता है। जी जान, ठीक है? तो क्या है कि ट्रांसपोर्ट लेयर है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर है। ठीक है? तो इसका मतलब कि हमने क्या पहली पहली चीज क्या देखी कि ये ट्रैकिंग करता है। चलिए, तो आगे दूसरा पॉइंट अब देखते हैं। अब होता ही है लेडीज एंड जेंटलमैन कि अगर ये मेरा एप्लीकेशन लेयर है और ये मेरा ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये दूसरा लेयर जो है ये मेरा ट्रांसपोर्ट लेयर है। चले हम यहाँ जूम करते हैं कि दो प्रोटोकॉल नहीं है, फॉर टाइम बिंग जूम कर लेते हैं कि एक ही प्रोटोकॉल है, ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल, टीसीपी है। चले, अब ये काम कैसे करता है? मिसाल के तौर पे मैं यहां से कोई फाइल अपलोड कर रहा हूं बाय यूजिंग एफटीपी, बाय यूजिंग एफटीपी। अब हर रोज फाइल, सर ये यूडीपी का कनेक्शन होता है या? क्वेश्चन है सवेरा की तरफ से कि सर ये यूडीपी का तो कनेक्शन लेस होता है, देन हाउ इट ट्रैक द कन्वर्सेशन। ओके जी, आपकी ये बात दुरुस्त है कि ये कनेक्शन लेस है, लेकिन अभी मैंने क्योंकि ये एक चीज एक्सप्लेन नहीं की कि कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड में फर्क क्या है, लेकिन आपने क्वेश्चन कर दिया तो बताना मकसद ये है कि टीसीपी और यूडीपी दोनों ही, ठीक है आपकी बात दुरुस्त है कि यूडीपी कनेक्शन लेस, वो कनेक्शन नहीं बनाता। लेकिन ये जो मैंने आपसे अभी कहा सवेरा, ये इंडिविजुअल कन्वर्सेशन को ट्रैक करता है, ये तो कर सकता है। कैसे कर सकता है? मिसाल इसकी ये ले लेते हैं। मैं वापस यहाँ पे जा अपनी स्लाइड पे चला जाता हूँ, और यहाँ पे मैं सिर्फ दो लेयर बनाता हूँ। ये मेरी एप्लीकेशन लेयर है रेड में, और ये ग्रीन में, ये ब्लू में, या चलिए ये अच्छा कलर है, ये कलर जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द ट्रांसपोर्ट लेयर। अब इसमें मैंने बताया कि दो प्रोटोकॉल्स हैं, या तो टीसीपी है या यूडीपी है, बस दो प्रोटोकॉल्स हैं मैंने साइड बाय साइड। और अगर आपको चाहते हैं कि इनको अलग अलग रखा जाए तो इसको मैं ग्रीन कलर से यूडीपी लिख देता हूं। अब ये काम कैसे करेंगे? भाई एक एप्लीकेशन नंबर 1 जो है
एप्लीकेशन नंबर 1 वो इस्तेमाल कर रही है टीसीपी को, और जैसे मिसाल के तौर पे एफटीपी, जैसे एफटीपी एप्लीकेशन। और दूसरी तरफ मैं एग्जांपल ले लेता हूं मिसाल के तौर पे डीएनएस की। डीएनएस एक और एप्लीकेशन, एप्लीकेशन 2 कह लें, दैट इज यूजिंग यूडीपी। अब इन्होंने अपने पैकेट्स भेजने हैं। अब चले एक एक और भी एग्जांपल इस ऐड कर, एक तरफ डीएनएस है और एक तरफ डीएचसीपी। ये दोनों ही एप्लीकेशंस यूडीपी इस्तेमाल करती हैं, जबकि टीएफटीपी के साथ हम ईमेल लिख लेते हैं। ईमेल और एफटीपी टीसीपी इस्तेमाल करता है। अब ये दोनों का डेटा जब टीसीपी से गुजरेगा तो टीसीपी को पता है कि जी ये वाला डेटा मुझे ईमेल से मिला है, और ग्रीन वाला मुझे ईमेल से मिला है, और रेड वाला जो है वो मुझे एफटीपी से मिला है। तो देखिए ना, ये दोनों के डेटा को एक अलग अलग ट्रीट कर रहा है, इनको मिक्स होने नहीं देता। और जब इसको डेटा वापस मिलेगा, जवाब इनका मिलेगा टीसीपी को नेटवर्क लेयर से, तो नेटवर्क लेयर से जो डेटा टीसीपी को मिलेगा, तो जो रेड का होगा वो रेड को दिया जाएगा, और जो ग्रीन का होगा वो ग्रीन को दिया जाएगा। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं होगा कि रेड का डेटा ग्रीन को जा रहा हो और ग्रीन का डेटा रेड एप्लीकेशन को जा रहा हो। तो वो इन दोनों को अलग अलग ट्रीट करता है एट ए टाइम। यानी मिसाल के तौर पे जैसे अभी हमने कहा, देखिए ना, मैंने अभी एट ए टाइम दोनों को, इधर मैंने व्हाट्सएप किया, इधर मैंने व्हाट्सएप किया, और साथ ही देखें ये मैंने व्हाट्सएप भी कर रहा हूँ और साथ साथ मैं जूम भी चला रहा हूँ। तो दोनों साइमल्टेनियस है। तो दोनों को ट्रांसपोर्ट लेयर अलग अलग ट्रीट करवाता है। ऐसा नहीं होने देता कि टीसीपी यूडीपी का मैं यहाँ करूं तो व्हाट्सएप पे जा रहा हूँ, सॉरी व्हाट्सएप यहाँ पे व्हाट्सएप पे भेजूं तो वो जूम पे जा रहा हो, वो बीट पे जा रहा हो, वो यूट्यूब पे चला जाए, वो फेसबुक पे चला जाए। ऐसा कभी भी नहीं होता। तो यहाँ पे मेरा कहे, अभी मैंने ये क्लियर नहीं किया कि कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड क्या है, लेकिन इसका इसके साथ कोई तल्लक नहीं है। इज इट क्लियर सवेरा? तो इसका मतलब है, जस्ट मैं कहने का मकसद क्या है कि इंडिविजुअल जो कन्वर्सेशन हैं, चाहे वो इवन ये भी एग्जांपल दी, इसको आप यूं भी एग्जांपल ले सकते हैं मेरे, कि जनाब हमने कहा कि एक ही एप्लीकेशन है, एंड लेट इट बी दैट इज द व्हाट्सएप। व्हाट्सएप एक ही एप्लीकेशन है, लेकिन इस व्हाट्सएप के आपने मल्टीपल इंस्टेंसेस खोले हुए हैं। आप एक इंस्टेंस में आप वॉइस कम्युनिकेशन कर रहे हैं अपने दोस्त के साथ, दूसरा आप किसी दूसरे दोस्त के साथ टेक्स्ट मैसेजेस भेज रहे हैं, किसी तीसरे दोस्त को भी आपको इतने वही टेक्स्ट मैसेजेस या कोई फाइल उसकी तरफ अपलोड कर रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि टेक्स्ट जो है वो फाइल में जा रहा हो, फाइल टेक्स्ट में चली जाए, टेक्स्ट जो है वॉइस में चला जाए। अलग अलग रहेगा। कौन इनको अलग अलग करता है? दैट इज समथिंग विच आई वांट टू एक्सप्लेन। वो ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। इसलिए मैंने कहा ट्रैकिंग इंडिविजुअल कन्वर्सेशन, क्योंकि ये ट्रैक कर रहा होता है, ये डेटा टेक्स्ट वाले का है, ये डेटा फाइल वाले का है, ये डेटा वॉइस वाले का है। दे नेवर बी मिक्स टुगेदर। अब बात समझ आ गई? इज इट क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट कहता है जी, सेगमेंटिंग डेटा एंड रीअसेंबलिंग सेगमेंट्स। तो सबसे पहले तो ये क्लियर करूं, सेगमेंटिंग सेगमेंटिंग कहते हैं किसे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था मिसाल, तो भी मैं कोई फाइल अपलोड कर रहा हूं, मैं कोई फाइल क्लाउड पे अपलोड कर रहा हूं, या मैं अपने किसी दोस्त को भेज रहा हूं। तो होता क्या है, मेरे पास तो यहाँ पूरी की पूरी मिसाल के तौर पे 1 गीगाबाइट की फाइल पड़ी हुई है। जैसे चलें हम ये मिसाल ले लेते हैं। जी यहाँ पे कोई क्वेश्चन आ गया है। सर देन ट्रांसपोर्ट लेयर क्या यूज करता है? लाइक वो भी तो प्रोटोकॉल यूज करता है। जी ट्रांसपोर्ट लेयर या टीसीपी यूज करता है या यूडीपी इस्तेमाल करता है। इन दो प्रोटोकॉल की मदद से वो अपने एप्लीकेशंस का
इंडिविजुअल जो कम्युनिकेशन है उनको ट्रैक करता है। टीसीपी में भी ये सलाहियत है, यूडीपी में भी ये सलाहियत है। ठीक है। आपने कहा सर देन ट्रांसपोर्ट लेयर क्या यूज करता है, तो वो या टीसीपी इस्तेमाल करता है या यूडीपी इस्तेमाल करता है। आपके सवाल का जवाब क्या है? आपने कहा ट्रांसपोर्ट लेयर क्या इस्तेमाल करता है, वो टीसीपी या यूडीपी इस्तेमाल करता है। अब टीसीपी और यूडीपी इनको कैसे कन्वर्सेशन को अलग रखते हैं? हर एक अपनी अपनी पोर्ट इस्तेमाल करता है, हर एक अपनी अपनी। मैंने बताया ना कि टीसीपी की अपनी 65,000 से ज्यादा पोर्ट्स हैं और यूडीपी की अपनी 65,000 से ज्यादा पोर्ट्स हैं। तो इन पोर्ट को इस्तेमाल करके, जैसे मिसाल इसकी ये ले लें कि जनाब मेरे पास दो दरवाजे हैं, क्लासरूम में एकेडमी में आने के मैंने दो दरवाजे बना दिए, चले तीन दरवाजे बना दिए। एक मैंने बना दिया फैकल्टी के लिए, एक मैंने मेल स्टूडेंट के लिए और एक मैंने फीमेल स्टूडेंट के लिए। अब अगर मेरे पास ये स्टूडेंट आ रहे हैं यूं, तो मैं इनको क्या कर रहा हूं, मैं इनको ट्रैक कर रहा हूं कि जनाब जो फीमेल है वो इधर जाएंगी। अब कभी भी फीमेल मेल में मिक्स नहीं होंगी, कभी भी स्टूडेंट जो है वो फैकल्टी के साथ मिक्स नहीं होंगे। तो दिस डोर्स जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, यू कैन ट्रीट देम लाइक ए पोर्ट्स। ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स यानी कि टीसीपी या यूडीपी, वो डोर इस्तेमाल करते हैं जिनको हम यहाँ पोर्ट कह देते हैं। आप डोर कह लो, डोर समझने के लिए डोर कह लो। तो देखिए मैंने क्या कहा, मैंने तीन डोर बना दिए। एक के ऊपर लिख दिया फीमेल्स, एक के ऊपर लिख दिया मेल स्टूडेंट, एक फीमेल स्टूडेंट, और तीसरे पे लिख दिया फैकल्टी। तो क्या आप फैकल्टी ये तीनों आपस में कभी मिक्स होंगे? नहीं होंगे। तो इनको मैंने अलग अलग ट्रैक करना शुरू कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे लट करो काउंटर लगा दूं, तो मुझे आज पता चलेगा कि आज कितने लोग इस क्लासरूम में टीचर आए, फैकल्टी आए, कितने मेल स्टूडेंट आए और कितने फीमेल स्टूडेंट आए। डज इट मेक सेंस नाउ? ओके सर, समझ आ गई, गुड। तो अब मैं ये दूसरी पॉइंट ये समझाना चाहता हूं कि किस तरह सेगमेंटिंग किसे कहते हैं। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि मिसाल के तौर पे चले हम इसी फाइल की एग्जांपल ले लेते हैं। ये 15 मेगाबाइट्स की 15.1 मेगाबाइट की फाइल है, जो कि आपको हमने, बल्कि अगर ये देखा ये ऑडियो है, ये वीडियो फाइल जो अभी आपकी बनी है ये 41 मेगाबाइट की है, 42 मेगाबाइट कह लेते हैं चलिए। अब 42 मेगाबाइट का मतलब है बाइट्स, बाइट्स। इसका मतलब है कि इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, हम रफली कह लेते हैं 50। तो 50 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 50 इंटू 8 इज 400। इसका मतलब 400 मिलियन बिट्स, 400 मिलियन बिट्स की ये एक एक फाइल है। आपके सामने हमने ली, कोई मतलब ऐसा कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हम नहीं बता रहे। ये फाइल है जो कि हमें कल तक आपको अपलोड करनी होती है। यूट्यूब पे हम अपलोड करते हैं और फिर आपको लिंक दे देते हैं, आपकी मर्जी, आप उसको डाउनलोड भी, इस 400 मिलियन बिट्स को आप अपने पास डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको इसलिए बड़ी फाइल मिलती है क्योंकि ये तो एक वीडियो है ना, आपके तो कम से कम 3 से 4 वीडियो बनती हैं, तो उनको जब इकट्ठा किया जाता है तो उसका साइज बढ़ जाता है, लेकिन डजेंट मैटर। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। तो यूं मेरे पास 400 मिलियन बिट्स हैं, 400 मिलियन, मिलियन तो समझ लेना, 4,000 मिलियन बिट्स। अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे कि इन 400 मिलियन में से लेट करें कि मैंने 1,000 बिट्स ट्रांसपोर्ट लेयर के हवाले कर दी। ट्रांसपोर्ट लेयर ने इस 1,000 बिट के साथ अपना हेडर लगा के इसको नीचे ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर को दे दिया। फिर क्या हुआ? खत्म तो नहीं हुआ, सिर्फ 1,000 बिट गई हैं। फिर एफटीपी इस 400 मिलियन बिट में से अगले 2,000 बिट उठाता है और वो भी मुझे दे देता है। मैं उस 2,000 बिट के साथ अपना हेडर लगा के उसको भी नीचे ट्रांसपोर्ट लेयर को दे देता हूँ। फिर उसके बाद अभी भी खत्म नहीं हुआ, ये तो 400 मिलियन है, तो मुझे वो 5,000 बिट और दे देता है। मैं 5,000 बिट के साथ भी अपना हेडर लगाता हूँ और उसको भी ट्रांसपोर्ट लेयर को दे देता हूँ। तो आप देख रहे हो कि एक एक बड़ी फाइल से मेनी स्मॉलर चंक्स बन गए, एंड दीज ईच चंक इज कॉल्ड सेगमेंट। जब उसके साथ हेडर लगा दिया गया तो व्हाट वी कॉल इट अ सेगमेंट, व्हाट वी कॉल इट अ सेगमेंट। तो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड
सेगमेंटिंग डेटा, सेगमेंटिंग डेटा। अब लाजमी तौर पे अगर सेंटर साइड पे इनको टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, सेगमेंट्स बना दिए गए, तो जब रिसीवर साइड पे जाएंगे ये टुकड़े, ये अब हम रिज्यूम करेंगे हम रिसीवर साइड पे, ये हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये हमारा नेटवर्क लेयर है। तो नेटवर्क लेयर इसको वही टुकड़े, एक एक टुकड़ा देता जाएगा, एक के बाद एक टुकड़ा यानी सेगमेंट्स देता जाएगा। ये उन टुकड़ों को इकट्ठा करके ऊपर की लेयर के हवाले करता जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड रीअसेंबलिंग सेगमेंट्स, रीअसेंबलिंग सेगमेंट्स। क्योंकि इसने तोड़ा है तो ये जोड़ेगा, ये उनसे अपना हेडर रिमूव करता रहेगा, हर पीस से सेगमेंट रिमूव करता रहेगा और उनको इकट्ठा करके और एप्लीकेशन लेयर को देता आ जाएगा। तो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड सेगमेंटिंग एंड रीअसेंबलिंग द सेगमेंट। ये भी क्लियर हो गया? आयशा, फातिमा, मरवा, सवेरा, समी। ओके, तीसरा काम जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तीसरा काम जो कि ओके तीसरा काम जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है समीउल्लाह, वो ये है कि ये हर एक सेगमेंट के साथ अपना हेडर ऐड करता है। हर हेडर का हेडर ऐड करता है, आपको पता है। और जब हेडर को ऐड करता है तो इस फिनोमेनन को क्या कहते हैं? इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब कि इसका थर्ड फंक्शन ट्रांसपोर्ट लेयर के क्या है कि ये हेडर लगाता है, लेकिन अगर हेडर लगाता है तो रिमूव भी करेगा। लाजमी तौर पर इसका मतलब डी इनकैप्सुलेशन भी इसी का काम। हेडर लगाना सोर्स एंड पे और डेस्टिनेशन एंड पे उस हेडर को रिमूव कर। तो ऐड दी हेडर एंड रिमूव दी हेडर इज आल्सो द फंक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर। फिर क्या है, ये बात मैंने पहले भी एक्सप्लेन की। आइडेंटिफाई, सेपरेट एंड मैनेज मल्टीपल कन्वर्सेशन। जैसे यहाँ पे इंडिविजुअल कन्वर्सेशन को ट्रैक करना इसका काम है, तो जब हर इंडिविजुअल कन्वर्सेशन को ट्रैक करता है तो इसका फायदा क्या है कि मल्टीपल कन्वर्सेशन साइमल्टेनियसली साइमल्टेनियसली हो रही होती है। तो आइडेंटिफाई, जब उनको आइडेंटिफाई करता है कि ये कन्वर्सेशन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, जब इसको पता चल जाता है कि 1 2 3 4 है तो इनको सेपरेट करता है। सेपरेट करके उनको फिर मैनेज, सेपरेटली उनको मैनेज करता है, क्योंकि हर एक को अलग अलग एप्लीकेशन के हवाले करनी होती है, या एक ही एप्लीकेशन की मल्टीपल इंस्टेंसेस के हवाले करनी होती है। ठीक है जी? ओके, the last item or the last responsibility is that in segmentation की वजह से ये मल्टीप्लेक्सिंग करता है, मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, जिसकी वजह से मल्टीपल एप्लीकेशंस कम्युनिकेट साइमल्टेनियसली। मल्टीपल मल्टीपल एप्लीकेशंस एप्लीकेशंस और इंस्टेंसेस ऑफ एप्लीकेशंस कम्युनिकेट कम्युनिकेट साइमल्टेनियसली। ठीक है? तो क्योंकि ये हर एक कम्युनिकेशन को बाय अगेन किस तरह ये करता है मल्टीप्लेक्सिंग? बाय यूजिंग द पोर्ट नंबर। कैसे ये मल्टीपल मल्टीपल एप्लीकेशंस को साइमल्टेनियसली कम्युनिकेट करवाता है? बाय यूजिंग दी पोर्ट नंबर्स। क्लियर हो गया? तो क्या 5 चीजें मैंने आपके सामने रखी? नंबर 1, हर एक कन्वर्सेशन को ट्रैक करता है। इसको पता है कि ये डेटा फेसबुक का है, ये डेटा यूट्यूब का है, ये ट्विटर का है, ये जूम का है, इसको पता है। ये कभी नहीं करता कि जूम का डेटा व्हाट्सएप को दे दे, व्हाट्सएप का डेटा फेसबुक को दे दे। इवन ये भी नहीं करता कि अगर आप एक ही एप्लीकेशन की मल्टीपल इंस्टेंसेस खोली हुई आपने, जैसे मिसाल के तौर पे आपने फेसबुक के एक तरफ आप अपने एक दोस्त के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ आप किसी दूसरे के साथ वॉइस पे लगे होते हैं, तीसरे किसी को आप कोई फाइल अपलोड कर रहे होते हैं, कभी भी डेटा उनका मिक्स नहीं हो।
ये हर एक कन्वर्सेशन को ट्रैक करता, उनको अलग अलग मैनेज करता। फिर जब आपका मिसाल के तौर पे, चाहे आप 400 मेगाबाइट की एग्जांपल लें या 1 गीगाबाइट की एग्जांपल ले लें, ये पूरा का पूरा 1 गीगाबाइट उठा के नेटवर्क पे नहीं डालता, बल्कि इसको जितने भी बाइट मिल जाए, मिसाल के तौर पे 500 बाइट मिले, इसने 500 भेज दिए। इसको उसके बाद 700 मिले, इसने 700 भेज दिए। उसके बाद इसको 702 मिले तो इसने 702 भेज दिए। अगली बार 658 मिले तो 658 भेज दिए। यानी वेरिएबल नंबर ऑफ बाइट्स इसको ऊपर से एप्लीकेशन से मिलते जाते हैं। ये उनका इंतजार किए बगैर के और भी आए, ये उनके साथ अपना हेडर लगाकर उनको भेज देता है। जो भी मिले, चाहे वो 10 बाइट हो कि 100 बाइट हो कि 1000 बाइट हो, जो भी बाइट इसको मिलते जाते हैं, ये उनके साथ अपना हेडर लगाकर उनको आगे नेटवर्क लेयर को देता जाता है। वेट नहीं करता, डिले नहीं करता। एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। फिर हर एक सेगमेंट में ये अपना हेडर लगाता है, और सेंटर एंड पे हेडर लगाता है तो दूसरे एंड पे लाजमी तौर पे उस हेडर को रिमूव भी करेगा। इसी तरह अगर एक एंड पे उनको तोड़ देता है तो दूसरे एंड पे उनको जोड़ भी देगा। एक तरफ उनको अगर सेगमेंटिंग करता है तो दूसरे एंड पे उन्हीं सेगमेंट्स को रीअसेंबल करता है। इसी तरह अगर एक एंड के ऊपर मल्टीपल कन्वर्सेशन को क्योंकि सेपरेट रखता है, तो एक तरफ से मल्टीपल कन्वर्सेशन से लेता है और दूसरी तरफ मल्टीपल कन्वर्सेशन के हवाले करता है। चौथा पॉइंट यह है कि क्योंकि इसको मल्टीपल दे रहे होते हैं लेकिन नीचे आईपी तो एक है, इसका मतलब है कि मल्टीपल एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है और एक आईपी को जा रहा है, एक आईपी को जा रहा है। इसका मतलब है मैनी टू वन। मैनी टू वन का मतलब है मल्टीप्लेक्सिंग। इस तरह जब आईपी एक आईपी इसको डेटा देता है तो ये उसके टुकड़ों उसको हर एक को अपने अपने पोर्ट के ऊपर भेज देता है। यू वन से आ रहा है और मल्टीपल को जा रहा है, इसका मतलब है डी मल्टीप्लेक्स। तो ये है इस ट्रांसपोर्ट लेयर के फंक्शनैलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट, कोई चीज जो समझ नहीं आ रही हो? मरबा। ओके, आपने बहुत ही इजी क्वेश्चन किया है। अभी आपको क्लियर कर देते हैं, कंफ्यूजन खत्म कर देते हैं। आपने क्वेश्चन ये किया है कि सेगमेंटेशन और इनकैप्सुलेशन में आपको डिफरेंस समझ नहीं आ रही, तो हम बड़े इजी करके आपको समझा देते हैं जी, कि आपको इजीली समझ आ जाए। तो मुझे जस्ट एक खाली स्लाइड चाहिए जिसपे मुझे ज्यादा लिखने की जगह मिल जाए। चलें जी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बल्कि ये क्वेश्चन मरवा का है। मरवा का क्वेश्चन ये है कि आप इनकैप्सुलेशन और सेगमेंटेशन के दरमियान में फर्क बता दें, फिर मेरा ख्याल है उसकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। सेगमेंटेशन, अच्छा जी, तो हम शुरू करते हैं कि अगर सेगमेंटेशन सेगमेंटेशन ये है कि जैसे मैंने कहा कि मिसाल के तौर पे आपकी एप्लीकेशन लेयर के पास 1 गीगाबाइट की फाइल है जो कि आप अपलोड या डाउनलोड कर रहे हैं। चलिए हम अपलोड कह देते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि ये एप्लीकेशन लेयर ये पूरा का पूरा 1 गीगाबाइट हवाले कर देता ट्रांसपोर्ट लेयर, और ट्रांसपोर्ट लेयर उस पूरे 1 गीगाबाइट को नेटवर्क लेयर के हवाले कर देता। एक तरीका ये बनता था। दूसरा तरीका ये बनता है कि नहीं, हम ये नहीं करते। हम ये करते हैं कि हम इस 1 गीगाबाइट में से एप्लीकेशन लेयर ने नीचे मिसाल के तौर पे 1000 बाइट्स दे दिए, तो इस उसके बाद 1000 बाइट के बाद तो खत्म तो नहीं हुए, यहाँ तो 1000 मिलियन बाइट्स हैं। 1000 मिलियन बाइट्स हैं, हमने तो सिर्फ 1000 बाइट अभी भेजे हैं। फिर इसके बाद इसने मिसाल के तौर पे नेक्स्ट 1000 के बाद 2000 बाइट्स और भेज दी। फिर इसने 2000 या 2100 बाइट भेज दिए। इस 1 गीगा से थोड़े थोड़े बाइट्स अगली बार 500 बाइट भेज दिए, अगली बार 300 बाइट भेज दिए। तो यूं इसने इस बड़े डेटा को छोटे छोटे पीसीज में, दैट वाज द पीस नंबर 1, दैट वाज द पीस नंबर 2,
that was the piece number 3, that was the piece number 4, and that is the piece number 4, 5, and so on. नहीं आप हर लेयर पे उसके मुख्तलिफ नाम है। यहां पे इनका नाम होता है सेगमेंट्स। इनका क्या नाम होता है? सेगमेंट्स। तो इन क्योंकि इसने एक बड़े डेटा को ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। अब आप कहेंगे इनकैप्सुलेशन किसे कहते हैं? इनकैप्सुलेशन इसको कहते हैं कि हर लेयर का जो ये पीस इसके पास आता था, ये उसके साथ अपना हेडर, वही हेडर 20 बाइट्स का हेडर हर पीस के साथ इसने लगा दिया। तो एडिशन ऑफ दिस हेडर, दिस रेड पार्ट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन। तोड़ना इज सेगमेंटेशन, और एडिंग दी हेडर इज दी इनकैप्सुलेशन। मरवा, दोनों में फर्क समझ आया? कंफ्यूजन दूर हुई कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेगमेंटेशन एंड इनकैप्सुलेशन? एंड सर ये सेगमेंटेशन रैंडमली होती है? हाँ जी, रैंडमली। आप इस पॉइंट व्यू से अगर कह रहे हैं कि कितने बाइट्स होंगे तो कोई ऑर्डर है? नहीं, ऑर्डर नहीं है। अगर इसको 1000 बाइट इसके हाथ लगे तो उसने 1000 बाइट नीचे दे दिए। इसको 2000 हुआ तो उसने 2000 नीचे गिरा दिए। इसको 500 मिले तो उसने 500 नीचे गिरा दिए। इसको 300 मिले तो उसने 300। ये तो मैंने आपको एग्जांपल एक तरफ ये दी कि भाई इसके बाद 1 गीगाबाइट की फाइल है। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि लाइव ये ट्रैफिक पकड़ रहा है, जैसे मेरे केस में जूम जो भी मैं बातें कर रहा हूं, तो जूम ये नहीं कर रहा कि उसको अपने पास स्टोर कर रहा है। जूम की एप्लीकेशन उसको अपने पास स्टोर नहीं कर रही। उसको एक खास टाइम में, मिसाल के तौर पे 10 सेकंड में 50 बाइट मिले तो उसने 50 बाइट नीचे गिरा दिए, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर को दे दिए। नीचे गिराने से मेरी मुराद ये है अगले 2 सेकंड में या 10 सेकंड में 15 सेकंड में उसको 200 बाइट मिले, उसने 200 बाइट नीचे गिरा दिए। तो जितने बाइट भी पॉसिबल हैं वो नीचे को उनको दे रहा जा रहा है। इकट्ठा 45 मेगाबाइट्स की फाइल नहीं दे रहा। कंप्लीट 45 मेगाबाइट्स की फाइल इकट्ठी करके ट्रांसपोर्ट लेयर को नहीं दिया जा रहा, बल्कि जितना पॉसिबल है बस वो ट्रांसपोर्ट लेयर को देता है। और ट्रांसपोर्ट लेयर ये नहीं कहता कि भाई पूरा तो दो ना, जितने मिले हैं उसके साथ अपना हेडर लगाता है और नीचे ये आपके नेटवर्क लेयर के हवाले कर देता है। दूसरे एंड पे जब पहुंचता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर फिर वहां उसका उल्टा काम करता है, हेडर रिमूव करता है, यानी डीइनकैप्सुलेशन करता है। तो हेडर रिमूव हो गया। उसके बाद क्या करता है? हेडर रिमूव करने के बाद क्या करता है? हाँ जी, बड़ा इजी काम करता है कि उसके बाद ये उस चीजों को इकट्ठा करता है। वो 1000 बाइट, वो 2000 बाइट, वो 2100 बाइट, वो 500 बाइट, वो 300 बाइट, उनको इकट्ठा करता है। इकट्ठा करके एप्लीकेशन लेयर के हवाले कर देता है। तो मरवा को भी समझ आ गई और सवेरा को भी समझ आ गई। फिर हो गया। सर यहाँ भी चेकसम वाला फिनोमेना होता है। तो वो इसके हेडर में अभी जाके देखेंगे कि क्या चेकसम तो होता है एरर डिटेक्शन के लिए ना। तो देखेंगे हेडर को जाके पढ़ेंगे जब, तो पता चलेगा कि इसमें चेकसम होता है या नहीं होता। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में थोड़ी सी जल्दी कर रही हैं, मैं वापस जाऊंगा। ये टीसीपी का हेडर है, ये टीसीपी का हेडर है। तो चेकसम आपको यहाँ नजर आ रहा है कि भाई चेकसम है। तो लेकिन आ, जो अभी तक मैंने बताया, चेकसम एक अलग फंक्शनैलिटी है जो कि किस पर्पज के लिए इस्तेमाल होती है? एरर डिटेक्शन के लिए। कि अगर कोई बिट रास्ते में करप्ट हो जाए, चेंज हो जाए, एरर हो जाए, तो उसके बारे में ये बता देता है चेकसम। ओके। तो अब क्वेश्चन दूसरा ये आया है कि चेकसम क्या बताता है? चेकसम ये बताता है कि जब
बस। अच्छा, मेरा ख्याल है आप ये पूछना चाहते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे ये 1,000 या 10,000 बिट्स हैं जो कि ट्रांसमिट किए गए सेंडर की तरफ से, तो क्या ये आपका क्वेश्चन है कि क्या ये बताता है कि मिसाल के तौर पे 10,000 बिट में से 999 वाला बिट करप्ट हुआ है? नहीं, ये सिर्फ ये बताता है कि 10,000 में कहीं ना कहीं एरर है। क्योंकि अगर ये बता देता कि ये 999 वाला बिट करप्ट हुआ है, तो फिर तो हम उसको फ्लिप कर लेते और एरर दूर कर देते। तो फिर ये एरर डिटेक्शन ना होती, बल्कि ये एरर करेक्शन होती। तो हमने कहा एरर करेक्शन ये नहीं कर सकता। जितने भी एरर डिटेक्शन के जितने भी एरर डिटेक्शन के एल्गोरिथम्स हैं, वो सिर्फ ये बताते हैं कि इस पूरे चंक में कहीं ना कहीं खामी है, इस पूरे चंक में कहीं ना कहीं एरर है। ये नहीं बता सकते कि कौन सा बिट एरर में है, पहला बिट एरर में है कि आखिरी है कि मिडल में है, नहीं पता। ठीक है। ओके जी। तो यहाँ पे देख रहे हैं, तो एक और सवाल भी आ गया। आज मेरे ऑनलाइन वाले तकड़े हुए हुए हैं। सर, व्हाई डज नॉट यूडीपी रिक्वायर्स ए हैंडशेक लाइक टीसीपी? देखिए ना, अगर वो भी हैंडशेक करता तो फिर तो दोनों प्रोटोकॉल एक ही हो जाती। तो इन दोनों को हमने मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल करना है। कहीं पे हमें स्पीड चाहिए, कहीं पे हमें रिलायबिलिटी चाहिए। तो मतलब आप ये भी कह सकती हैं कि जी अल्लाह ताला ने सब लोगों को एक ही तरह की दौलत से क्यों नहीं नवाजा। आप ये भी कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने सब लोगों को एक ही इल्म के साथ क्यों नहीं नवाजा। कुछ को ज्यादा इल्म दे दिया, कुछ को कम इल्म दे दिया, कुछ को ज्यादा दौलत दे दी, किसी को कम दे दी, क्योंकि उसने निजाम चलाना था। इसी तरह टीसीपी की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें उसको रिलायबल होना जरूरी है। तो वो हर वो एप्लीकेशन जो रिलायबिलिटी चाहेगी वो टीसीपी इस्तेमाल करेगी, तो वो हैंडशेक करेगी। लेकिन बाज एप्लीकेशन है जिनको अब रिलायबिलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनको रिलायबिलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर पैकेट उनके पहुंच जाए तब भी ठीक है, ना पहुंचे तब भी ठीक है। जैसे मिसाल के मेरी वॉइस कम्युनिकेशन, अब वॉइस कम्युनिकेशन में अगर कुछ पैकेट ड्रॉप हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वाई यूज देन टीसीपी, वाई नॉट टू यूज यूडीपी? दूसरा, हैंडशेक में इनिशियली कुछ टाइम लगेगा, कनेक्शन बनाने में कुछ टाइम लगेगा, लेकिन बाद जगहों पे हमें फास्ट कम्युनिकेशन चाहिए, तो हम नहीं, हैंडशेक हमें नहीं बर्दाश्त होता, हम कहते हैं नहीं करते हैंडशेक। मिल गया जवाब आपको सवेरा? तो जनाब, ओके, तो ये सर हो गया, नाइस। तो आयशा, फातिमा, मरवा और सनी और सवेरा, आपको समझ आ रही है तो अच्छी बात है। तो मैंने अभी आपसे बताया कि यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन, आपके पीसी पे जहां मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, दिस इज पार्ट योर पीसी। उसके बाद ये वाला पार्ट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें आपने कभी एफटीपी प्रोटोकॉल इंस्टॉल नहीं किया, आपने एचटीटीपी प्रोटोकॉल कभी इंस्टॉल नहीं किया खुद। हाँ, आपने क्रोम इंस्टॉल किया, वो नहीं था तो आपने इंस्टॉल किया, लेकिन आपने क्रोम की के लिए एचटीटीपी कभी खुद इंस्टॉल नहीं किया। इसका मतलब है कि दिस इज पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपकी एप्लीकेशन दे देती है अपना डेटा, उस प्रोटोकॉल के हवाले कर देती है जो कि उसके लिए सूटेबल है। मिसाल के तौर क्रोम हमेशा एफटीपी इसको इस्तेमाल करेगा, एचटीटीपी को या एचटीटीपीएस को। अब क्रोम ने एचटीटीपी को बताया हुआ है कि जनाब तुमने मेरा डेटा किसके हवाले करना है, टीसीपी के हवाले करना है, और इसको एक खास पोर्ट पे करेगा, जो उसका नंबर 1 से लेके 65,535 तक कुछ भी हो सकता है। उसमें हम बात करेंगे कुछ देर में।
तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आप देख रहे हैं, इसी तरह अगर आपने यहाँ पे कोई फाइल अपलोड करनी है तो आपने एफटीपी का क्लाइंट यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। एफटीपी क्लाइंट, एफटीपी प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करेगा। और उसको भी बताया गया है कि जनाब आपने ये डेटा किसके हवाले करना है, थ्रू ए पोर्ट टीसीपी को देना है, थ्रू ए पोर्ट किसको देना है। तो ये जो जगह जहां पे एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स कम्युनिकेट विद द ट्रांसपोर्ट लेयर, दैट इंटरफेस इज कॉल्ड पोर्ट, दैट इंटरफेस इज कॉल्ड द पोर्ट। ठीक है। इसी तरह मिसाल के तौर पे डीएचसीपी है या डीएनएस है या टीएफटीपी है, ये तीनों के तीनों प्रोटोकॉल यूडीपी को पसंद करते हैं, क्योंकि इनका डेटा कम होता है और यहाँ पे जल्दी चाहिए। मिसाल के तौर पे आप कहेंगे किसी की जल्दी, मिसाल के तौर पे मेरे डिवाइस को आईपी एड्रेस चाहिए, तो भाई वो हैंडशेक में लग जाए तो दैट विल बी टाइम वेस्टेज। मुझे जल्दी चाहिए तो मैं लाजमी तौर पे यूडीपी को पसंद करूंगा। तो एफटीपी, दिस दिस विल बी यूजिंग दी। जैसे सवेरा ने क्वेश्चन किया कि भाई क्यों नहीं हैंडशेक करता, इसलिए नहीं करता क्यों, कहता है भाई मैं भेजू मुझे जवाब जल्दी मिले, मुझे पहले से थ्री वे हैंडशेक करने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं करना चाहता। एचटीटीपी क्यों करता है, तो सवाल ये पूछा गया कि एफटीपी, सॉरी एचटीटीपी जो कि इस्तेमाल करता है, एचटीटीपी जो कि इस्तेमाल करता है टीसीपी को, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो सवाल ये है कि क्यों हैंडशेक करता है, यूडीपी को क्यों नहीं इस्तेमाल करता। तो इसका जवाब ये होगा कि इसका जवाब ये होगा कि अभी हमने ना टीसीपी की और ना यूडीपी की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है। अब मैं आपको, क्योंकि आपका सवाल है तो मैं आपको थोड़ा सी बात बताता हूँ, फिर डिटेल में भी बताऊंगा। मिसाल के तौर पे टीसीपी हमने कहा रिलायबल, यानी गारंटीड, गारंटीड डिलीवरी करता है। आपको कोई भी पैकेट लॉस नहीं होगा, और अगर लॉस हो भी तो उसको ये रीट्रांसमिट करवाएगा। अब इनमें से कोई भी काम यूडीपी नहीं करता। तो अब लाजमी तौर पे जब आप अपनी वेब की कोई ट्रैफिक भेज रहे हैं तो आपकी ख्वाहिश होती है कि वो रिलायबल हो, गारंटी डिलीवरी हो। तो लाजमी तौर पे आप फिर इन दोनों में से कौन सा प्रोटोकॉल चूज करेंगे, तो आपने कहा टीसीपी। आप ये भी देखना चाहेंगे बिफोर कम्युनिकेटिंग विद दी डेस्टिनेशन, क्या वो डेस्टिनेशन मौजूद भी है कि नहीं है। हो सकता है वो डेस्टिनेशन ऑफ हो, अगर ऑफ है तो फिर तो आपको कोई उससे कम्युनिकेट करने का फायदा नहीं है। तो इसके लिए आप उससे पहले क्या करते हो, हैंडशेक करते हो उसके साथ, मालूम करते हो कि वो मौजूद है, यानी कि अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल है तो विलिंग है कि नहीं है। इसलिए वो टीसीपी को इस्तेमाल करती हैं। इसलिए वो यूज करती हैं कि उन्होंने पहले ये देखना होता है कि वो साइट मौजूद भी है कि नहीं है, और अगर मौजूद है तो फिर क्या मेरे और उसके दरमियान में रिलायबल कम्युनिकेशन, गारंटीड डिलीवरी होगी। तो अगर ये कंडीशन आपको चाहिए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको चाहिए, तो डेफिनेटली यू विल बी गोइंग टू द टीसीपी, तो देन यू विल बी यूजिंग द यूडीपी। जैसे मिसाल के लिए डीएनएस आपके बड़े करीब होता है, आप उसको बड़ा थोड़ा सा डेटा भेजते हो और बड़े शॉर्ट टाइम के लिए भेजते हो। वेब की कम्युनिकेशन आपकी घंटों हो सकती है, लेकिन डीएनएस को आप क्या देते हो, ये यूआरएल और इसका मुझे आईपी भेजो, बस ये कम्युनिकेशन। अब इसमें आपको डिले की जरूरत नहीं है, तो फिर आप टीसीपी नहीं इस्तेमाल करेंगे, आप यूडीपी इस्तेमाल कर देंगे। क्लियर ना। ओके, तो हम बात ये कर रहे थे कि अगर आप यहां देखिए तो मल्टीपल एप्लीकेशन एक प्रोटोकॉल के हवाले कर रही हैं, और ये प्रोटोकॉल सबका डेटा इकट्ठा करके
आईपी के हवाले कर रहा है। तो जब मेनी टू वन होता है तो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। इसी तरह अगर आप गौर करें थोड़ा सा, तो आईपी के को डेटा, सबका डेटा आईपी को मिल रहा है, और आईपी सबका डेटा इकट्ठा टीसीपी के या यूडीपी के हवाले कर रहा है। लेकिन टीसीपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर एक का डेटा अलग अलग करे, और अलग अलग करने को क्या कहते हैं? डी मल्टीप्लेक्स। इसलिए मैंने ग्रीन एक तरफ बनाया, अगर ग्रीन इतना ज्यादा क्लैरिटी से नजर नहीं आ रहा स्क्रीन पे, तो मैं रेड कर देता हूं ताकि आपको नजर आए, और यहाँ पे रेड के नीचे, इसके नीचे रेड लाइन लगा देता हूँ। तो एक तरफ आपको ये ब्लू नजर आ रहा है, ब्लू में मैं ये बता रहा हूँ कि मल्टीपल एप्लीकेशंस आर गिविंग इट्स डेटा टू ए सिंगल टीसीपी, एंड देन टीसीपी इज कंबाइनिंग ऑल ऑफ दैट एंड गिविंग इट टू द आईपी। तो इसका मतलब है कि व्हाट टीसीपी इज डूइंग, इट इज कंबाइनिंग मैनी इनटू वन, यानी कि मल्टीप्लेक्सिंग, यानी कि मल्टीप्लेक्सिंग। इसी तरह जब डेटा वापस आईपी इसको देगा, तो मैंने रेड लाइन से रिप्रेजेंट किया, रेड एरो से रिप्रेजेंट किया, लेकिन ये सारा का सारा एक ही एप्लीकेशन का नहीं है। इसमें से कुछ डेटा टीसीपी का है, कुछ डेटा एफटीपी का है, कुछ डेटा एसएमटीपी का है, कुछ डेटा एचटीटीपी का है। ये अगेन उनको अलग अलग करके और उनकी मखसूस पोर्ट्स पे भेजवा देता है उन एप्लीकेशन की तरफ। इसका मतलब ये उनको वन टू मैनी कर रहा है, एंड वन टू मैनी इज कॉल्ड डी मल्टीप्लेक्स। इज इट क्लियर? तो यही बात यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि इट डज नॉट। ओके, तो हम बात ही कर रहे थे कि इट डज नॉट स्पेसिफाई हाउ द डिलीवरी और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पैकेट टेक प्लेस, यानी आईपी, आईपी प्रोटोकॉल। सवेरा कह रही है सर यूडीपी, नहीं, स्पूफिंग का तलब टीसीपी या यूडीपी से नहीं है सवेरा, क्योंकि स्पूफिंग का मतलब होता है कि आप अपनी चीज को तब्दील करें। यानी आपका आईपी एड्रेस मिसाल के तौर पे वो है 192.168.1.10 है, और आप 1.10 के बजाय मिसाल के तौर पे 2.20 कर देती हैं अपना, तो दैट इज स्पूफिंग। या आपका मैक एड्रेस एबीसीडी है, और आप इस एबीसीडी को मिसाल के तौर पे 1A C A कर देती हैं, तो ये दैट इज स्पूफिंग। टीसीपी और यूटीपी इज नॉट, यहाँ पे कोई एड्रेस ही नहीं है इस किस्म का कि आप उसको स्पूफ करें। आप क्या चेंज कर सकते हैं? पोर्ट पोर्ट अगर चेंज कर दी जाए तो गलत गलत एप्लीकेशन को डेटा जाएगा, ये कोई भी नहीं चाहता। तो दिस इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस स्पूफिंग। तो सर यूडीपी मोर प्रोन टू स्पूफिंग होता है, राइट, एज कंपेयर टू टीसीपी। वाई नहीं होता ही नहीं है, इसलिए वाई का जवाब ही नहीं है। ओके नाइस। तो आईपी, जो कि नेटवर्क इंटरनेट लेयर पे पड़ा हुआ है आईपी, ये आपको नजर आ रहा है, कहता है कि डज नॉट स्पेसिफाई हाउ द डिलीवरी और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैकेट टेक प्लेस। Transport layer protocol specify how the transfer message between host and are responsible for managing reliable requirement of the conversation। यानी कि आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, आपका टीसीपी प्रोटोकॉल, आपका टीसीपी प्रोटोकॉल की ये जिम्मेदारी है कि वो रिलायबिलिटी प्रोवाइड करे, वो अलग अलग मैनेज करे हर एक की कम्युनिकेशन को, कन्वर्सेशन को। आईपी का ये काम, आईपी सबको इकट्ठा ट्रीट करता है, सबको इकट्ठा ट्रीट करता है। टीसीपी उनको अलग अलग, देखिए मैंने टीसीपी लिखा हुआ यहाँ पे, टीसीपी के पी की बजाय हर्ड बन गया, टीसीपी कर देते हैं, ठीक है। फिर दी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, जैसे मैंने आपको पहले से बताया हुआ है कि वो दो प्रोटोकॉल है, या तो उस प्रोटोकॉल का नाम टीसीपी है या उसका नाम यूडीपी है, जैसे आपको यहाँ पर भी फिगर में नजर आ रहा है। क्लियर हो गया? ओके, अब हम आ जाते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ लिया कि टीसीपी भी हो सकता है और यूडीपी भी हो सकता है। अब हम उसमें से पहले प्रोटोकॉल को लेते हैं, टीसीपी, विच स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब टीसीपी के बेसिक ऑपरेशंस क्या है? तो सबसे पहला कि ये
सेगमेंट्स बनाता है। सबसे पहला क्या है? सेगमेंट बनाता है। लाजमी तौर पे अगर ये सेगमेंट बनाता है लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर ये सेगमेंट्स बनाता है तो उनको जोड़ना है। जोड़ना भी तो है ना। तो इसका मतलब है कि लाजमी तौर पे अगर सेगमेंट करते हुए उन पर नंबर नहीं लगाएगा तो फिर जोड़ना मुमकिन नहीं होगा। क्योंकि क्योंकि ये सेगमेंट्स, हो सकता है कि सेगमेंट नंबर 1 जो है, आपने सबसे पहले जो भेजा है वो सबसे लास्ट में पहुंचे, और सेगमेंट नंबर एन जो कि सबसे आखिर में आपने भेजा, हो सकता है वो सबसे फर्स्ट फर्स्ट पे पहुंच जाए। तो फिर तो गलत, उनकी पैकिंग रीसैम्पलिंग गलत हो जाएगी। वन, सबसे पहले वन आना चाहिए था, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, एंड आखिर में एन। तो गलती की वजह से एन सबसे पहले आ गया, और चले हम कहते हैं उसके बाद फोर आ गया, फिर टू आ गया, फिर वन आ गया। तो इलान तो भी तो अब डिसऑर्डर हो गए। अगर डिसऑर्डर हालत में अगर आप एप्लीकेशन के हवाले करेंगे तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए गार्बेज। दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए गार्बेज। द रियल थिंग वाज लाइक दिस, A1 2 3 अप टू एन। यही चीज सब आपके एप्लीकेशन, आपकी स्टोर एप्लीकेशन ने इस हालत में दिया है, और डेस्टिनेशन एप्लीकेशन इसी हालत में आपसे मांग रही है। इसके लिए जरूरी है कि आप उनको जब तोड़ रहे हो तो तोड़ते वक्त उनको, उनके ऊपर नंबर्स भी लगाते जाओ। तो ये कह रहा है नंबर एंड ट्रैक डेटा सेगमेंट्स ट्रांसमिटेड टू द स्पेसिफिक होस्ट फ्रॉम ए स्पेसिफिक एप्लीकेशन। जब आपको एक खास एप्लीकेशन डेटा दे और उसके आप टुकड़े कर दें, सेगमेंट्स कर दें, तो आप उन सेगमेंट्स को ट्रैक करने के लिए लाजमी है कि उनको नंबर्स लगा दें, ताकि जब आपको वापस मिले तो आप उनको उसी नंबर के हिसाब से इकट्ठा कर, रीअसेंबल कर। तो पहला फंक्शन हो गया टीसीपी का, सेगमेंटेशन करता है, और सेगमेंटेशन क्यों करता है? तो इसलिए उनकी नंबरिंग करता है। नंबर 2, एक्नॉलेज रिसीव्ड डेटा, यानी कि टीसीपी कैसे गारंटीड डिलीवरी इंश्योर करता है, कैसे गारंटीड डिलीवरी डिलीवरी इंश्योर करता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वो इस तरह इंश्योर करता है कि जो मिसाल के तौर पे ये सोर्स है, और मिसाल के तौर पे ये डेस्टिनेशन है, ये डेस्टिनेशन है। तो जो ही सेंडर एक सेगमेंट भेजेगा, तो रिसीवर यानी कि इस केस में एफटीपी सर्वर उसकी एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि आपका सेगमेंट नंबर 1 मुझे मिल गया है, मुझे आपका सेगमेंट 2 भी मिल गया है, मुझे आपका सेगमेंट 3 भी मिल गया है। इससे सेंडर को पता चलता जाता है कि मेरा डेटा वाकई रिसीवर सक्सेसफुली रिसीव कर रहा है। अलीजान कंफ्यूज है जी। यही तो अभी हमें एक फायदा हुआ, हमने नंबर कर दिया ना। तो मिसाल के तौर पे ये हमारा टोटल 1 GB का डेटा था, लेकिन भेजते वक्त हमने उसके सेगमेंट बना दिए, सेगमेंट नंबर 1, सेगमेंट नंबर 2, सेगमेंट नंबर 3, सेगमेंट नंबर 4, 5 एंड सो ऑन। तो जब उसको 1 मिलता है तो 1 की एक्नॉलेजमेंट भेज देता है कि जी मुझे 1 आपका मिल गया है। जब 2 उसको मिलता है तो 2 की बता देता है कि मुझे 2 भी मिल गया है। सोर्स को वापस बताता है कि मुझे मुझे ये चीज मिल गई। जैसे मिसाल के तौर पे, जू मैं आपको कुछ चीज पढ़ाता हूँ, एक टॉपिक पढ़ाता हूँ, तो क्या कहता हूँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स या फिजिकल स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई है, तो आप उसी वक्त सारा हिला देते हैं। या जो ऑनलाइन वाले हैं वो लिख देते हैं यस सर। ये सर मेरे लिए क्या है? एक्नॉलेजमेंट है। और इस एक्नॉलेजमेंट से ये पता चलता है कि इस बंदे को मेरी बात समझ में आ गई है। तो इसी तरह जब हम यहाँ से पैकेट भेजते हैं थ्रू टीसीपी, तो जो रिसीवर है उस पे लाजिम है कि वो जब वो जो भी रिसीव करे उसके एक्नॉलेजमेंट हमें वापस भेजे। तो इसी देर में एक अदद क्वेश्चन आया हुआ है प्रॉब्ली, सोर्स को वापस कैसे बताता है सर? जी बहुत ही आसान। जैसे देखिए मैंने आपको कहा कि चले मैं अटेंडेंस ले रहा हूं, तो मैंने कहा मरवा, तो आप इसी मीटिंग चैट के ऊपर क्या लिखेंगी? प्रेजेंट सर या यस सर।
तो ये सर जो है, सर आपने साथ लगा के क्या चीज को बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये मैसेज तो सब पूरे ग्रुप को जा रहा है, लेकिन साथ आपने सर लगा के ये इस चीज का वो किया है कि आप मुझे बताना चाह रही हैं कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ ये बात, ये और ग्रुप के लिए ये मैसेज नहीं है मेरा। तो इसी तरह जब यहां से मैं पैकेट भेजता हूं मरवा, यहां से मैं ये सेगमेंट भेजता हूं, तो आपको पता है कि इसके ऊपर मैं सोर्स का आईपी और डेस्टिनेशन का आईपी लगा के भेजता हूं नेटवर्क लेयर पे। तो सोर्स आईपी से मैंने पता चल रहा है कि भेजने वाला कौन है, और डेस्टिनेशन आईपी से ये पता चल रहा है कि ये जाना किसके पास है। जब इसके पास चला गया तो इसको पता है कि मुझे किसने भेजा है, तो ये इस सोर्स इसको या भी उल्टा कर देगा, जो सोर्स आईपी था इसको ये डेस्टिनेशन आईपी बना देगा, और जो डेस्टिनेशन आईपी था यानी कि जो खुद था, वहां पे ये अपना आईपी लिख के एक मैसेज इसका वापस कर देगा कि जनाब आपका मुझे पैकेट नंबर 1 या सेगमेंट नंबर 1 मिल गया है, मुझे आपका सेगमेंट नंबर 2 मिल गया है। जिससे सोर्स को पता चलता जाएगा कि कौन कौन से सेगमेंट मिल गए हैं और कौन कौन से नहीं मिले। मिसाल के तौर पर 2 के बाद वो 4 को एक्नॉलेज करता है, वो 5 को एक्नॉलेजमेंट करता है। इससे सोर्स को पता चल जाएगा कि 3 मेरा नहीं रिसीव हुआ, वो 3 को रीट्रांसमिट कर देगा, और जब ये रीट्रांसमिट इसके बाद पहुंचेगा तो और इसने एक्नॉलेज कर दिया, तो आप इसको भी सर्कल कर देंगे कि ये भी पहुंच गया है। इससे सोर्स को ये गारंटी मिल जाती है कि मेरा सेगमेंट नंबर 1 2 3 4 5 अप टू एन सारे पहुंच गए हैं, इसका मतलब मेरी पूरी फाइल सक्सेसफुली रिसीव हो गई है। क्यों मरवा? शाबाश, इज क्लियर? आपने क्या सोर्स को वापस कैसे बताया है? क्योंकि अभी आप देखेंगे कि हम टीसीपी में कुछ फ्लैग्स पढ़ेंगे जो कि जिनका नंबर 6 है, 6 फ्लैग्स हैं। उनमें से एक फ्लैग एक्नॉलेजमेंट का है, उनमें से एक फ्लैग एक्नॉलेजमेंट का है। तो हम वो फ्लैग को सेट कर देते हैं, जिससे पता चलता है कि ये आम डेटा नहीं है, ये एक्नॉलेजमेंट आ रही है हमारे की तरफ। ओके नाइस। ओके, तो जैसे मैंने अभी ये बताया आपको कि अगर कोई अनएक्नॉलेज डेटा है, यानी कि उसकी एक्नॉलेजमेंट हमारे पास नहीं आई, जैसे मैंने अभी नंबर 3 का ये जूम करवाया था आपको, मैंने अभी कुछ देर पहले 3 वाले के ऊपर ये सर्कल नहीं लगाया था, दोबारा मैंने सर्कल रिमूव कर दिया। इसका मतलब है कि 1 2 4 5 मिल गया है, 3 नहीं मिला। क्योंकि वो क्यों, कैसे इसको पता चल गया कि नहीं मिला? उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं है, वो अनएक्नॉलेज्ड है अभी तक। अगर वो अनएक्नॉलेज्ड है तो हम उसको, उस डेटा को क्या कर देंगे, दोबारा भेज देंगे, रीट्रांसमिट कर देंगे। ठीक है, रीट्रांसमिट कर देंगे। और अगर रीट्रांसमिट की हमें एक्नॉलेजमेंट आ गई तो फिर हम इसके ऊपर सर्कल लगा देंगे कि जी ये भी एक्नॉलेज्ड हो गया। ठीक है। अब इस नंबरिंग से एक और फायदा भी होता है, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि अगर आपका डेटा आपने दे भेजा 1 2 3 4 अप टू एन, लेट करें एन का हम नंबर रख लेते हैं ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए, लेट करें कि 50, हमने 50 सेगमेंट्स भेजे, पहुंचते वक्त उनका नंबर 50 पहले पहुंच गया, फिर 4 पहुंचा, फिर 2 पहुंचा, फिर 1 पहुंचा, फिर 30 पहुंचा, फिर 21 पहुंचा एंड सो ऑन। अब ये डिसऑर्डर हो गए हैं क्योंकि इन पे नंबर है, इन नंबर की वजह से डेस्टिनेशन इनको आपस में ऑर्डर में, रॉन्ग ऑर्डर से प्रॉपर ऑर्डर में, सीक्वेंस में ले आएगा। तो क्या ये भी फायदा है नंबरिंग का कि सीक्वेंस डेटा दैट माइट अराइव आउट ऑफ ऑर्डर, यानी कि रॉन्ग ऑर्डर में भी अगर रिसीव हुआ, जो कि हो सकता है क्योंकि इंटरनेट के अंदर मल्टीपल पाथ होते हैं। मिसाल तो है मेरे और जूम के दरमियान एक ही रास्ता नहीं है, मल्टीपल रास्ते हैं। तो कुछ डेटा मेरा एक रास्ते से जा सकता है, कुछ दूसरे से जा सकता है, कुछ तीसरे से जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ये देता होता हूँ कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि जी आप लोगों ने कैंट जाना है, कैंट जाके वहां से कोई काम करना है, कि आपका लेट करें कि असाइनमेंट है, तो अब आप यहाँ पे मेरे मिसाल तो मेरी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, अब उनमें से कुछ 100 में से कुछ स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटी रोड के जरिए चले जाएंगे, कुछ जो है वो रिंग रोड के जरिए चले जाएंगे,
कुछ जो है वो तहखाल के जरिए, यानी कि जू, इस जू के बैकएंड पे एक रास्ता है उसके जरिए चले जाएंगे, यानी मल्टीपल रास्तों से चले जाएंगे। अब उसमें हो सकता है जो सबसे आखिर में यहां से निकले वो सबसे पहले वहां पहुंच जाए। वो मिसाल तो वो लट करें हेलीकॉप्टर के जरिए चला गया तो निकला तो सबसे आखिर में है, लेकिन पहुंच सबसे पहले गया, तो ऑर्डर क्या हो गया, इफेक्ट हो गया है, रॉन्ग ऑर्डर हो गया है। लेकिन क्योंकि उसके ऊपर नंबर लिखा हुआ था तो वहां पे बिठाने वाले ने उनको कुर्सियों पे बिठाना था और हर कुर्सी पे नंबर था। तो जो सबसे आखिर में पहुंचा सबसे पहले पहुंच गया, लेकिन उसका नंबर 50 था, तो कहा गया जाए अपनी कुर्सी पे जाके बैठ जाओ, पीछे जाके बैठ जाओ। तो यूं तमाम हमारे जो स्टूडेंट जिस ऑर्डर में हमने यहाँ से भेजे थे वो वहीं उसी ऑर्डर में रीअसेंबल हो जाएंगे। क्लियर है अभी मेरी बात? ओके। तो फिर क्या आता है, सेंड डेटा एट एन एफिशिएंट रेट। एफिशिएंट से क्या मुराद, एफिशिएंट से मुराद है एक्सेप्टेबल बाय द रिसीवर, यानी जिस पे रिसीवर चाहता है उसी पे सेंडर उसको भेजे। इसका मतलब है कि अगर सेंडर रिसीवर फास्ट चाहता है तो सेंडर तेज भेजे, फास्ट भेजे। और अगर रिसीवर से कहता है मजे से आओ, स्लो होकर आओ, जल्दी मत करो, मैं फारिग नहीं हूं, तो फिर रिसीवर फिर सेंडर क्या करेगा, स्लो हो जाएगा। इसका मतलब इसको हम कह रहे हैं एफिशिएंट रेट। क्योंकि अगर ये एफिशिएंट इसलिए कह रहे हैं कि अगर ये बात ना मानी जाए तो क्या होगा, पैकेट लॉस होंगे, सेगमेंट लॉस होंगे। वो कह रहा है स्लो जो, और मैं स्लो नहीं हो रहा, सेंडर स्लो नहीं हो रहा, तो वो तो उसने बता दिया कि मैं आपके पैकेट को तेजी तेजी के साथ प्रोसेस नहीं कर सकता। मिसाल मेरा बफर पहले से फुल है, मेरा बफर पहले से फुल है, तो लाजमी तौर पे जब आप पैकेट अब मुझे तेजी से भेजोगे तो मैं उन पैकेट्स के साथ यानी उन सेगमेंट के साथ क्या करूंगा, ड्रॉप कर दूंगा। तो इसका मतलब मेरी एफिशिएंट रेट नहीं है, क्योंकि आप भेज रहे हो, सब कुछ हो रहा है, रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे हैं, लेकिन उसका कोई आउटपुट नहीं है, थ्रूपुट नहीं आ रहा। क्लियर होगी मेरी बात? तो ये तो करेक्टरिस्टिक किसकी थी, ये तमाम करेक्टरिस्टिक किसकी थी, टीसीपी की। तमाम करेक्टरिस्टिक किसकी थी, टीसीपी की। ये टीसीपी की करेक्टरिस्टिक मैंने आपके सामने रखी। अब इसके बाद मैं आपके सामने यूडीपी की करेक्टरिस्टिक रखूंगा। अब आपके पास जब ये करेक्टरिस्टिक्स होंगी तो आपके लिए आसानी होगी कि मैंने कौन सा इनमें से दोनों में से इस्तेमाल करना है, मुझे दोनों में से कौन सा इस्तेमाल करना है। तो आप इसका मतलब कि अगर आप कल एप्लीकेशन प्रोग्रामर बन जाते हैं तो आप एप्लीकेशन एज एप्लीकेशन प्रोग्रामर, आपको पता है कि टीसीपी की क्या करेक्टरिस्टिक है, क्या मुझे ये करेक्टरिस्टिक चाहिए तो यूज दैम, और अगर नहीं चाहिए तो नेवर यूज दैट, यूज अनदर वन। तो अब मैं आपको यूडीपी की करेक्टरिस्टिक्स की तरफ ला रहा हूं, यूडीपी की तरफ ला रहा हूं। तो कहता है कि जी यूडीपी की बेसिक फंक्शन क्या है, बेसिक फंक्शन है डिलीवरी, क्योंकि वहां पे हम उसको सेगमेंट, मैंने आपको कुछ देर पहले भी बताया कि टीसीपी की केस में, टीसीपी की केस में हम जो पीस ऑफ डेटा वो भेजता है उसको सेगमेंट कहते हैं। लेकिन अगर यूडीपी लेकर जा रहा है तो फिर हम उसको सेगमेंट की बजाय यूडीपी डेटाग्राम कहते हैं, यूडीपी डेटाग्राम कहते हैं। दूसरी बात, टीसीपी जो है वो कनेक्शन, कुछ देर पहले एक स्टूडेंट ने पूछा भी था शायद सवेरा ने, कि जी टीसीपी जो है कनेक्शन ओरिएंटेड है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, जबकि यूडीपी जो है वो कनेक्शन लेस है। दोनों में फर्क क्या है, ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि यहाँ पे वो लिख रहा है कि यूडीपी इज कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। तो कनेक्शन लेस का मतलब क्या है, कनेक्शन लेस का मतलब ये है, मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं आपके वेल नोन मोबाइल की। ये आपका मोबाइल है, ये इस पे डायल पैड है, और ये आपके डेस्टिनेशन का मोबाइल है। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, आप इन दोनों के दरमियान में जो कम्युनिकेशन जब करना चाहते हैं, इन दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं,
तो आप एक नंबर डायल करते हैं। नंबर डायल करते वक्त अगर आपने कभी गौर किया हो तो कुछ देर आपके मोबाइल पे या फोन पे एक टोन आ रही होती है, जिससे आपको पता लगता है कि जी मेरी कॉल जा रही है उस नंबर पे। लेकिन उस दौरान आपने कभी गौर नहीं किया कि उस दौरान हो क्या रहा होता है उस दौरान। और सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आपका रिसीवर उसका रेड बटन प्रेस कर दे तो कॉल ड्रॉप हो जाती है, और अगर ग्रीन बटन प्रेस कर दे इसका मतलब है कि वो अवेलेबल भी है। और उसमें भी दो बातें होती हैं, अगर आपको आपको टोन आए कि जी रिंग बैक टोन जिसे कहते हैं, इसका मतलब है कि वो मौजूद है लेकिन उठा नहीं रहा। लेकिन अगर वो ग्रीन बटन दबा देता है तो इसका मतलब वो मौजूद भी है और विलिंग भी है। ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब है कि इस प्रोसेस का मकसद क्या है कि हम बात करने से पहले उसको ये इंश्योर करना चाहते हैं कि वो मौजूद भी है और विलिंग भी है। इसको कहते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड। इसको क्या कहते हैं? कनेक्शन ओरिएंटेड। तो टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है कि वो अपना डेटा भेजने से पहले ये इंश्योर करता है कि रिसीवर मौजूद है और विलिंग है और विलिंग है। इसके मुकाबले में अगर मैं दूसरी एग्जांपल दूं, क्योंकि आप एग्जांपल के बगैर बात नहीं मानते, तो दूसरी मेरी एग्जांपल जो है वो है, शायद आपने कभी यूज ना की हो क्योंकि अब उसका जमाना नहीं रहा। हमारे वक्त में उसका जैसे जिस वक्त हमारी उम्र आप जैसी थी, तो हमारे वक्त में ये फैसिलिटी, ये कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था, जो कहते हैं पोस्टल सर्विस। जो कहते हैं पोस्टल सर्विस। क्या कहते हैं? पोस्टल सर्विस। पोस्टल सर्विस का मतलब है जिसके जरिए आप खत भिजवाते हैं। ये काम कैसे करती है? ये काम ऐसे करती है कि आप एक कागज के ऊपर अपनी जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिखें। जो भी आप लिखना चाहते हैं वो कागज पे लिखें, और उसको एक इन्वेलप में बंद करके, एक इन्वेलप में बंद करके, और ये अगर यूनिवर्सिटी में आप आसपास कहीं पे हैं, आपके आसपास भी कहीं पे लगा होगा, लेकिन मैंने कहा अब वो जमाना ही खत्म हो गया। अब आपका व्हाट्सएप का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, ट्विटर का जमाना है, इसलिए आपको कभी खत लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमारे वक्त में ये फेसबुक और ये ट्विटर और ये चीजें नहीं थी, तो हम यही पोस्टल सर्विस इस्तेमाल करते थे, जिसमें हम ये खत लिखकर और इसको एक हमारे घर के आसपास एक पोस्टल सर्विस वालों का एक, जिसको हम कहते हैं लेटर बॉक्स, मुख्तलिफ कलर के होते थे लेटर बॉक्स। अभी भी अगर आप चले जाएं तो ये हमारे यूनिवर्सिटी के बैक एंड पे पोस्टल सर्विस वालों का ऑफिस है, और वहां पे तीन एक लोहे के डब्बे जिसको लेटर बॉक्स कहते हैं वो लगे हुए हैं। एक रेड कलर का है, शायद एक ग्रीन कलर का है, और एक शायद ब्लू कलर का है। अब आपने यहाँ पे खत इसमें गिरा दिया, लेकिन आपने ये चेक नहीं किया, ना ही पोस्टल सर्विस वालों ने ये चेक किया कि इसकी डेस्टिनेशन मिसाल पे कराची में ये शख्स मौजूद भी है कि नहीं है। नहीं वो मालूम करते। वो उसी तरह इस खत को यहाँ से उठाएंगे और देखेंगे कि कराची के लिए है, तो कराची के बॉक्स में डाल के या बोरी में डाल के कराची की इसको ट्रेन में रख देंगे और ये खत कराची पहुंच जाएगा। अब कराची जाके पता चला कि जी ये बंदा तो वहां से मिसाल के तौर पे किराएदार था, वहां तो घर छोड़ के चला गया हुआ है। तो ये मालूम ही नहीं किया लेटर, इधर ना भेजने वाले ने ये चेक किया है कि जनाब वो बंदा वहां पे उस घर में मौजूद भी है कि नहीं है। वो बंदा तो वो घर छोड़ के लेट करो अमेरिका चला गया हुआ है, उसको तो 3 महीने हो गए हैं। इस गरीब को नहीं पता था, ये उसका फ्रेंड है, उसको नहीं पता था, इसने उसको हाथ लिख डाला। पोस्टल सर्विस वाला ने नहीं मालूम किया कि जनाब वो बंदा वहां पे है भी कि नहीं, उस खत को पहुंचा दिया कराची। इसका मतलब है कि ये कनेक्शन लेस है। ये चेक ही नहीं किया गया कि वो शख्स उस एड्रेस पे मौजूद भी है कि नहीं है, और अगर मौजूद भी है तो विलिंग भी है कि नहीं है, उस खत को लेने के लिए राजी भी है कि नहीं है। तो इस किस्म की कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं? कनेक्शन लेस। क्या कहते हैं? कनेक्शन लेस। इज क्लियर?
तो दैट इज डिफरेंट बिटवीन द कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस। तो मेरा ख्याल देखो कुछ देर पहले ये सवाल सवेरा का था, तो सवेरा आपको समझ आ गई व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड। ओके, जो सवेरा जवाब नहीं दे रही शायद वो नाश्ता करने चली गई होगी, ऐसे ही है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं जी। तो ये कहता है कि जी आपका यूडीपी क्या है, कनेक्शन लेस है। यानी कि मिसाल के तौर पे अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि डीएनएस जो है वो यूडीपी यूज करता है, ये कहा था ना। तो बस डीएनएस ने यहां से यूडीपी को दिया, यूडीपी ने ये चेक नहीं किया कि दूसरे एंड के ऊपर कोई डीएनएस का सर्वर मौजूद भी है क्या नहीं है। उसने ये मैसेज इसकी तरफ भिजवा देना है, अगर ये मौजूद है तो जवाब दे देगा, और अगर ये मौजूद नहीं है तो ये पैकेट जाया हो जाएगा, ये डेटाग्राम जाया हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया ना कि कराची ये खत पहुंचा, पोस्टमैन ने ये खत पहुंचाया उस एड्रेस पे, और जब उस घर पे जाके देखा तो ताला लगा हुआ था। साथ वाले से पूछा जी ये किधर है बंदा, उसने कहा जी ये तो छोड़ के घर, ये तो किराएदार था, घर छोड़ के चला गया, बाहर चला गया हुआ है। तो वो उस खत को वहीं पे उठा के फाड़ के फेंक देगा कि जी ये डिलीवरी नहीं हो सकती। नहीं, यूडीपी क्योंकि वो कनेक्शन लेस है, कनेक्शन बना ही नहीं है। आप कह रहे हैं ना जवाब नहीं देगा, जवाब का मतलब एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट करना डेस्टिनेशन का काम होता है। नेटवर्क का ये काम नहीं है कि वो एक्नॉलेजमेंट दे। तो बस वो पैकेट नहीं पहुंचा, दैट इज सिंपली थ्रोन अवे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जी यूडीपी क्या है, कनेक्शन लेस है। फिर क्या है, क्योंकि ये कनेक्शन लेस है, हम इस किस्म की डिलीवरी को कहते हैं बेस्ट एफर्ट। हम इस किस्म की डिलीवरी को क्या कहते हैं, बेस्ट एफर्ट डिलीवरी। बेस्ट एफर्ट का मतलब है कि अपनी तरफ से तो पोस्टल सर्विस वाले ने पूरी मेहनत की, आपसे यहाँ खत लिया, आपसे खत लेने के बाद उसको बोरी में डाला, बोरी में डालने के बाद उसको रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया, वहां पे उसको एक खास बोगी में रखा, वहां पे उसको जाके उतारा। तो मैंने पोस्टल सर्विस वाले ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। इसलिए हम इस किस्म की कनेक्शन लेस सर्विस को क्या कहते हैं, बेस्ट एफर्ट डिलीवरी, जिसमें कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होती, कोई गारंटी नहीं होती। यानी यहाँ से आपने खत लिखा, डाला, तो पोस्टल वाले ने आपको कोई ऐसी गारंटी नहीं दी नहीं नहीं आपका खत जरूर पहुंचेगा, पहुंच जाए तो खुश हो जाओ, ना पहुंचे तो खफा मत हो। अब देखते हैं कि हमारे दो बंदे ने किन्होंने हमें छोड़ दिया। तो अब रह गए, मरवा चली गई, फातिमा और सवेरा रह गए, समीउल्लाह भी रह गए, लेकिन दानियाल उनका दोस्त नहीं आज क्लास ले रहा। एनी तो इसका मतलब है बेस्ट एफर्ट डिलीवरी, बेस्ट एफर्ट का मतलब है नो एक्नॉलेजमेंट। इवन अगर ये सक्सेसफुली डेस्टिनेशन पे पहुंच भी जाए, अगर ये डेस्टिनेशन पे सक्सेसफुली पहुंच भी जाए, तब भी डेस्टिनेशन इसका जवाब वापस एक्नॉलेजमेंट के जरिए नहीं देगा, क्योंकि ये तो बेस्ट एफर्ट है। ये खत वहां पे पहुंच जा, अगर ये खत हमने चले हमने जूम किया कि वहां पे वो बंदा मौजूद था, वो खत वहां पे लेगा, पढ़ लेगा, वो जवाब देना उसके लिए ये कहना कि हाँ आपका खत मुझे मिल गया है, ये जरूरी हरगिज नहीं है, ये रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जरूरी क्या, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। दानियाल है सर, शायद आपके साथ बैठा होगा, दोनों मिलके बैठे होंगे। मेरे पास दानियाल इस वक्त नहीं है। चलिए अच्छी बात है कि दोनों बैठ के पढ़ रहे हैं, तो अच्छी बात है, हम खुश हैं। हमारा मकसद ही ये है कि आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है, ये टाइम इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों की नहीं होती, ये जो आपने यहाँ पे आके अपने 2 घंटे, हर 2 घंटे सैटरडे को, 2 घंटे संडे को, आपकी इन्वेस्टमेंट है। और चाहिए ये कि इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको रिटर्न मिले, यानी फायदा मिले, चाहे वो पैसों के किस लिहाज से है, इज्जत के लिहाज से है, जॉब के लिहाज से है, उसकी इन्वेस्टमेंट, उसका रिटर्न आना चाहिए। तो डेफिनेटली आपको इसका रिटर्न मिलेगा, कोई इसमें शक नहीं है।
एनी हाउ, तो हम बात कर रहे थे कि उसके मुकाबले में जैसे टीसीपी जो कनेक्शन ओरिएंटेड था, डिलीवरी गारंटीड थी, जबकि यूडीपी में कनेक्शन लेस है, नो गारंटी, नो एक्नॉलेजमेंट। क्लियर होगी मेरी बात? तो अब आपने टीसीपी की कैरेक्टरिस्टिक भी देख ली, यूडीपी की भी देख ली। अब आपकी मर्जी है आपको कौन सा पसंद है, जो आपकी रिक्वायरमेंट पूरा करता है सिस्टम, दोनों में से, टीसीपी और यूडीपी में से, वो आप यूज करें। तो यहां पे वो यही कह रहा है कि जनाब आपने टीसीपी और यूडीपी की कैरेक्टरिस्टिक देख ली, आप ये, यहाँ पे वो यूडीपी की कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है और यहाँ पे वो टीसीपी की बता रहा है। अब आपको दोनों की जब ये पता चल जाए कैरेक्टरिस्टिक्स, तो डिसीजन आपका काम है कि फिर आप अपनी मुताबिक वो कर लें। तो मिसाल डिसीजन लें कौन सा चूज करना है, कौन सा यूज करना है। जैसे मिसाल के तौर पे इसने एग्जांपल दी है कि ऑलवेज वॉइस ओवर आईपी या डीएनएस या डीएचसीपी कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है, यूडीपी। इसके मुकाबले में ईमेल कौन सा इस्तेमाल करता है, वेब कौन सा इस्तेमाल करता है, टीसीपी। क्यों? क्योंकि वेब को और ईमेल की कोई ये चीजें पसंद थी, ये चीजें पसंद थी, ये चीजें पसंद थी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स पसंद थी, रिलायबिलिटी पसंद थी, एक्नॉलेजमेंट पसंद थी, दी रीसेंट लॉस डेटा पसंद था, रीट्रांसमिशन पसंद थी, डिलीवरी डेटा इन सीक्वेंस ऑर्डर पसंद था। तो अगर ये पसंद है तो कोई शक नहीं है, गो फॉर द टीसीपी। लेकिन अगर आपको ये नहीं पसंद, आपको रिलायबिलिटी नहीं चाहिए, आपको तेजी चाहिए, फास्टनेस चाहिए, अभी बताऊंगा ये क्यों फास्ट है, लेकिन ये फास्ट है, तो फिर आप लाजमी तौर पे टीसीपी उसके मुकाबले में लाजमी तौर पे जब रिलायबिलिटी देगा तो स्लो है, क्योंकि हर पैकेट का एक्नॉलेजमेंट आएगा, फिर वो अगला पैकेट भेजेगा, अगला सेगमेंट भेजेगा। तो इसका मतलब है कि लाजमी तौर पे वो एक एक्स्ट्रा काम आपके लिए कर रहा है और मेहनत कर रहा है, तो नो डाउट इट विल टेक टाइम, इट विल बी स्लोअर। तो जनाब सबसे पहली बात हम यहां से स्टार्ट करते हैं, नंबर वन, कि जी ये फास्ट है। नंबर वन के यूडीपी फास्ट है। क्यों फास्ट है? दो वजह से फास्ट है। एक तो ये जैसे अभी आप देखेंगे कि यूडीपी का हेडर सिर्फ 8 बाइट्स का है, और इसके मुकाबले में टीसीपी का हेडर जो है वो 20 बाइट्स का है। तो लाजमी तौर पे 8 बाइट ऐड करना या 8 बाइट रिमूव करना या 20 बाइट ऐड करना या रिमूव करना, आप अंडरस्टैंड करते हैं कि 8 बाइट जल्दी हो जाएंगे। फिर सिर्फ ऐड करना नहीं है, रिमूव करना नहीं है, बल्कि उनको प्रोसेस भी करना है, उनको रीड भी करना है, उनको प्रोसेस भी करना है। तो लाजमी तौर पे 8 बाइट जल्दी प्रोसेस हो जाएंगे। इसके अलावा इस अमल को कहते हैं ओवरहेड। इसका मतलब है कि यूडीपी में ओवरहेड कम है और टीसीपी में ओवरहेड ज्यादा है। तो एक डिसीजन का आपके लिए ये बन गया, क्या कम ओवरहेड चाहिए? ओवरहेड का मतलब होता है कि आपका असल डेटा तो ये है, आपका असल डेटा तो ये है जो कि आप अपने यूजर तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम ने, टीसीपी आईपी सूट ने उसके साथ एक्स्ट्रा हेडर लगा दिया, एंड यू मे कॉल इट एज द ओवरहेड, यू मे कॉल इट एज द ओवरहेड। लोअर हेड का मतलब ये है, अभी आप देखेंगे कि जब भी एप्लीकेशन लेयर यूडीपी को अपना डेटा देता है, तो यूडीपी उसके साथ, ये यूडीपी ने डेटा लिया, उसके साथ 8 बाइट्स ऐड कर देगा। और अगर यही डेटा टीसीपी को दिया गया, तो टीसीपी इसके साथ 8 नहीं, 20 बाइट ऐड कर देगा। तो इन दोनों केसेस में, केस नंबर वन जो कि यूडीपी का है और केस नंबर टू जो कि टीसीपी का है, किस केस में ज्यादा ज्यादा बाइट ऐड हो रहे हैं? टीसीपी में। तो इसका मतलब टीसीपी का ओवरहेड ज्यादा है, यूडीपी का ओवरहेड उसके मुकाबले में आधा भी नहीं है। तो इसलिए यहां पे लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है लो ओवरहेड इन केस ऑफ दी यूडीपी।
यूडीपी का ओवरहेड कम है, 8 बाइट्स है। टीसीपी का ओवरहेड ज्यादा है, 20 बाइट्स है। लाजमी तौर पे जब आप इन बाइट्स को ऐड करोगे, रिमूव करोगे या प्रोसेस करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि टीसीपी स्लोअर हो गया। फिर टीसीपी में कुछ ऐसी चीजें भी हैं, प्रोसेस करने के दौरान मिसाल तो एक बाइट नहीं पहुंचा, एक सेगमेंट नहीं पहुंचा, तो मुझे उस सेगमेंट को दोबारा भेजना है, तो टाइम लगेगा। तो इसका मतलब है कि फिर इसका पता चला कि भाई यूडीपी जो है फास्ट है और टीसीपी उसके मुकाबले में स्लो है। तो लेकिन पहला पॉइंट आपका है कि भाई यूडीपी इज फास्ट, यूडीपी हैज ए लो ओवरहेड। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक है, वो ये है कि इस यूडीपी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, नो एक्नॉलेजमेंट, नो एक्नॉलेजमेंट, नो गारंटी। जबकि टीसीपी गारंटीड है। देखिए यहाँ पे लिखा है नो एक्नॉलेजमेंट, तो यहाँ लिखा है एक्नॉलेज डेटा। जब आप एक्नॉलेज कर रहे हैं डेटा को, तो इसका मतलब है कि आप रिलायबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, हाँ ये मुझे मिल गया है, ये मुझे नहीं मिला। तो आपका टीसीपी क्या हो गया, रिलायबल हो गया, एक्नॉलेज हो गया। और अगर और अगर आप एक्नॉलेज नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कि आपने ये डेटा रिसीव नहीं किया। तो आप सेंडर पे ये जरूरी है कि वो इसको रीसेंड करे, जिसको हम कहते हैं रीट्रांसमिट करे। तो इस रीट्रांसमिट की वजह से भी हमें क्या चीज मिल गई, रिलायबिलिटी मिल गई। जबकि यहाँ पे, यहाँ यूडीपी के केस में कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, कोई रीट्रांसमिशन नहीं है। जब एक्नॉलेजमेंट ही कोई नहीं है तो रीट्रांसमिशन करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इसका मतलब है कि लॉस डेटा अगर कोई हो भी जाए तो उसको रीसेंड नहीं किया जाएगा। रीसेंड नहीं किया जाएगा। जबकि टीसीपी में आप देख रहे हैं रीसेंड लॉस डेटा, अगर कोई डेटा रास्ते में गिर गया है, लॉस हो गया है, नो मसला, टीसीपी विल सेंड इट अगेन, योर फ्रेंड टीसीपी इज हियर। नेक्स्ट है कि जनाब, डिलीवरी डेटा, डिलीवर डेटा एज इट अराइव। यानी कि मिसाल के तौर पे सेंटर ने भेजा 1 2 3 4, रिसीवर के पास पहुंचा पहले 4, फिर 2, फिर 1 और फिर 3। तो क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस नंबर यूडीपी में नहीं है, तो अब क्योंकि अगर ऑर्डर से अनऑर्डर भी पहुंचे हैं, तो यूडीपी पे पास कोई ऐसा वो नहीं है मेथड कि वो इसको ऑर्डर में लेकर आए। जैसा उसको रिसीव हुआ उसी तरह वो एप्लीकेशन के हवाले कर देगा। अगर गलत ऑर्डर में है तो गलत ऑर्डर में भेज देगा, और अगर ऑर्डर में है तो ठीक ऑर्डर में करके दे देगा। जबकि आपके टीसीपी के केस में हर एक सेगमेंट के ऊपर नंबर लगा हुआ है, हर एक सेगमेंट के ऊपर नंबर लगा हुआ है। अगर वो ऑर्डर से गलत भी हो जाए, मिसाल के तौर पे पहुंचते वक्त 4 सबसे पहले पहुंच जाए और फिर 1 2 3 हो, तो इस 4 को यहां से उठा के सबसे आखिर में अरेंज कर दिया जाएगा। इसकी वजह से जिस ऑर्डर में ट्रांसमिट हुए, रिसीवर के पास भी उसी ऑर्डर में अब मौजूद है। तो दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द कंपैरिजन बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी। इस बात समझ आ रही है? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दी टीसीपी एंड यूडीपी। तो अब आप इस काबिल हो गए हैं कि अगर कोई आपकी एप्लीकेशन है, मिसाल के तौर पे एप्लीकेशन 1, और आपने देखना होगा कि क्या मुझे ये कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, यानी ब्लॉक नंबर 1 की कैरेक्टरिस्टिक चाहिए या मुझे ब्लॉक 2 की चाहिए। जो आपको सूट करनी है उसके मुताबिक आप एप्लीकेशन को अपने कह देंगे कि मिसाल दो आपके पास टीसीपी का ऑप्शन भी है, आपके पास यूडीपी का ऑप्शन भी है, लेकिन आप दोनों नहीं इस्तेमाल कर सकती, एप्लीकेशन 1 दोनों नहीं इस्तेमाल कर सकती, या टीसीपी या यूडीपी। तो तो क्या होगा, ये आंसर विल बी कि जनाब आप वो इस्तेमाल करेंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। टीसीपी करता है तो टीसीपी करो, यूज कर लो।
नहीं करता तो यूडीपी कर लो। क्लियर हो गया जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आयशा, मरवा, सवेरा, समी, एनी क्वेश्चन? क्लियर है? तो अगली क्लास में हम इंशाल्लाह। ओके आयशा, तो अगली क्लास में वी विल बी, तो ब्रीफली हम कह सकते हैं कि जनाब अगर हमें कोई कहे कि, बल्कि अभी अगर कनेक्शन 1 मिनट से कम है, एटलीस्ट हम ये 5 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स पढ़ लेंगे, इसलिए मुझे दूसरा लिंक आपको भेजना होगा। तो मैं खुद ही, क्योंकि 1 मिनट से कम है, मैं इसको एंड कर देता हूँ और दूसरा लिंक आपको भेज देता हूँ। ओके जी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम टीसीपी के कुछ फीचर्स देखना चाहते हैं। सबसे पहला, अलीजान, इसका फीचर है कि कनेक्शन बनाना, टीसीपी डेटा भेजने से पहले एक सेशन एस्टेब्लिश करता है। किस तरीके से करता है? थ्री वे, इसको कहते हैं थ्री वे हैंडशेक। आज आपका दोस्त मसूद शाह छुट्टी पे है, नहीं पता? अच्छा चलें। तो हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले अगर डेटा भेजना है तो सिस्टम पहले, इन टीसीपी सबसे पहले क्या करेगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक थ्री वे हैंडशेक प्रोसेस रन करेगा, जिसके जरिए वो एक सेशन बना लेगा डेस्टिनेशन के साथ। यानी कि बिफोर सेंडिंग योर डेटा, टीसीपी विल इंश्योर that the receiver is available, destination is available and willing to accept data। ठीक है, पहली बात। तो ये कह रहा है टीसीपी इस अमल को, जो थ्री वे हैंडशेक हो, और इससे ये मालूम किया जाए कि डेस्टिनेशन अवेलेबल है और विलिंग है, इसके बाद जो चीज हमें मिल जाती है, हम कहते हैं कि हमारा कनेक्शन अब क्या हो गया है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। तो ये थ्री वे हैंडशेक किसने किया? आपने कहा टीसीपी ने किया। इसका मतलब टीसीपी क्या, कौन सा प्रोटोकॉल है? कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल दैट नेगोशिएट एंड एस्टैब्लिश ए परमानेंट कनेक्शन, जिसको सेशन कहा जाता है, बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन बिफोर फॉरवर्डिंग द ट्रैफिक। ट्रैफिक उस वक्त तक फॉरवर्ड नहीं की जाएगी जब तक ये कनेक्शन बन ना जाए, सेशन बन ना जाए, सेशन स्टैब्लिश ना हो जाए, जब तक थ्री वे हैंडशेक प्रोसेस के जरिए हम डेटा नहीं भेजेंगे। क्योंकि इससे अगर हम उससे पहले भेजते हैं तो हो सकता है फिर वो अवेलेबल ही ना हो सकता है कि वो हम अमेरिका चला गया हो, अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर डेटा भेजने की जरूरत नहीं है। वो अपनी जगह, अपनी लोकेशन पे अब नहीं है, या वो अवेलेबल तो है लेकिन वो विलिंग नहीं है। जैसे बाजू का आप किसी को फोन करते हैं, मिसाल तो अभी आपको कोई कॉल करता है तो आप क्लास में, तो आप रेड बटन बना दबा देते हैं। किस लिए दबा देते हैं? क्योंकि आप विलिंग नहीं है, आप बिजी हैं। ठीक है। नंबर टू फीचर ऑफ द टीसीपी आईपी इज इंश्योर रिलायबल डिलीवरी। रिलायबल का मतलब है गारंटीड डिलीवरी। गारंटी होगी कि जो डेटा यहां से जा रहा है वो मस्ट पहुंचेगा डेस्टिनेशन पे, और डेस्टिनेशन को एक्नॉलेज करना होगा, इसको एक्ट करना होगा कि हाँ जी आपका ये डेटा मुझे मिल गया और ये मुझे नहीं मिला, ये मिल गया और ये नहीं मिला। जो नहीं मिला, अगर अनएक्नॉलेज्ड है, अगर अनएक्नॉलेज्ड है तो उसको रीसेंड किया जाएगा। तो इस अमल से आपको क्या चीज मिल गई? रिलायबल डिलीवरी, रिलायबल डिलीवरी। नंबर 3, नंबर 3, सेम ऑर्डर डिलीवरी। सेम ऑर्डर डिलीवरी। सेम ऑर्डर से मेरी मुराद ये है, सेम ऑर्डर से मेरी मुराद ये है कि अगर भेजने वाले ने सबसे पहले
फ्रेम सेगमेंट नंबर 1 भेजा, फिर उसके पीछे नंबर 2 भेजा, फिर नंबर 3 भेजा और फिर नंबर 4 भेजा। लाजमी तौर पे दीज 1 2 3 4 एंड 5 मे गो थ्रू डिफरेंट पाथ्स। मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि आपने कैंट जाना है, तो आप यूनिवर्सिटी रोड के जरिए भी जा सकते हैं, आप रिंग रोड के जरिए भी जा सकते हैं, आप एयरपोर्ट के बैकएंड का एक एरिया रास्ता है उससे भी जा सकते हैं, आप जू के बैकएंड पे भी एक रास्ता है उधर से भी जा सकते हैं। तो इसका मतलब कि लाजमी नहीं कि आप इसी ऑर्डर में पहुंचे, आप अनऑर्डर भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनका नंबर लगे हुए हैं, सीक्वेंस नंबर लगे हुए हैं, तो डेस्टिनेशन का टीसीपी उनको इसी ऑर्डर में वापस अरेंज करके और फिर एप्लीकेशन के हवाले करेगा। तो कहते हैं कि बिकॉज नेटवर्क में प्रोवाइड मल्टीपल पाथ्स that can have different transmission rate, data can arrive out in a wrong order। लेकिन वहां पे टीसीपी मौजूद है, वो इस रॉन्ग ऑर्डर को भी राइट ऑर्डर में शिफ्ट कर देगा। टीसीपी मौजूद है जो कि इस रॉन्ग ऑर्डर को भी राइट ऑर्डर में 1 2 3 4 5 ऑर्डर में, प्रॉपर ऑर्डर में, सीक्वेंस में वापस ले आएगा। एप्लीकेशन को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर ऑर्डर नहीं है तो एप्लीकेशन उसी को उसी ऑर्डर में मांगती है, उसके लिए वो फिर गार्बेज है, तो वो चीज उसको एप्लीकेशन को नहीं दी जाएगी। ठीक है ना? अगर आपकी एक फाइल है, उसमें चले मैं ज्यूम करता हूँ कि उसमें आपने उसमें अपनी वॉइस रखी हुई है। अब सबसे पहले आपने कहा है अस्सलाम वालेकुम, और सबसे आखिर में आपने कहा वालेकुम अस्सलाम। लिखते हैं ना, खत भी लिखते हैं वस्सलाम। तो अगर वस्सलाम सबसे पहले हो और अस्सलाम वालेकुम सबसे आखिर में चला जाए, तो ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इंसान में और मशीन में बड़ा फर्क है। जब उसको वस्सलाम मिलेगा तो ऐसा लग रहा है कि खत्म हो गई है बात, ओके ये बात तो खत्म हो गई है, फिर आगे किसी क्या चीज बताई जा रही है। ठीक है? तो इसलिए अगर ये ऑर्डर नहीं है ठीक, तो टीसीपी उसको ठीक ऑर्डर में लाएगा। जैसे मैंने भी कहा था कि अगर मिसाल के तौर पे ये पहुंचते वक्त चले हम सिर्फ एक बाइट को, एक सेगमेंट को आगे पीछे कर देते हैं। हम कहते हैं कि सबसे पहले 5 पहुंचा, फिर ठीक पहुंचे, 1 पहुंचा, 2 पहुंचा, 3 पहुंचा और 4 पहुंचा। अब टीसीपी का ये काम है कि वो उसको यहां से उठाए, और यहां से उठाने के बाद उसको यहाँ पे रख के, और ऑर्डर ठीक हो गया, देखिए वही ऑर्डर वापस रिस्टोर हो गया। सेंडर का जो ऑर्डर था वो ये था 1 2 3 4 5, वही 1 2 3 4 में यहाँ हो गया है। अब ये चीज हम यहाँ से पिक करके एप्लीकेशन को ऊपर दे सकते। क्लियर? क्लियर? अब आखिरी क्या है बात जो कि आपको समझ आनी चाहिए, दैट इज दी फ्लो कंट्रोल। दैट इज दी फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल। अब फ्लो कंट्रोल का सबसे पहले तो मतलब क्या है, ये क्लियर होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा कि आपके घर में जितने भी वॉश बेसिन लगे हुए हैं, चाहे वो वॉशरूम्स में है चाहे वो किचन में है, अब इस वॉश बेसिन में एक अदर टैप लगा हुआ है। एक अदर टैप लगा हुआ है। उस टैप का क्या मकसद है, क्यों लगाया है? तो एक काम तो ये भी हो सकता था कि आप उसमें कोई कपड़ा वगैरह लगा देते, कपड़ा और निकालते, पानी आ जाता, फिर उसमें कपड़ा लगा देते, बस पानी रुक गया। नहीं, आपने टैप लगाया जो कि बहुत महंगा है। इसलिए लगाया कि कभी आपको पानी ज्यादा चाहिए होता है और कभी आपको पानी कम चाहिए होता है। और जो ऊपर है, वो आपके घर के ऊपर जो टैंक है वो तो फुल है, वो तो नहीं कहता कि भाई मुझे कम लो, लेकिन आप उसमें से कम पानी निकालना चाहते हो। इसी तरह मिसाल के तौर पे अगर हम बॉटल की एग्जांपल लें, तो अगर मैं इस पे ये बॉटल उल्टा कर दूं तो पानी इसमें से एकदम आ जाएगा, लेकिन मैं अगर चाहूं तो इसको आहिस्ता आहिस्ता भी पानी निकाल सकता हूं इससे। तो दैट इज कॉल्ड एज दी, कि डेस्टिनेशन ये डिसाइड करता है कि उसको ज्यादा चाहिए या कम चाहिए। पहली बात। दूसरी एग्जांपल, आपके घर में स्पेशली इस वक्त ऑनलाइन में खवातीन कुछ मौजूद हैं, और अगर इनको कहा जाए कि जी लेट इट बी चाय बनाओ, सवेरा है, मरवा है, फातिमा है, आयशा है, तो ये जाके उस चूल्हे को चाहे तो बहुत तेज कर सकते हैं और चाहे तो उसको आहिस्ता भी कर सकते हैं। तो उस टैप से क्या चीज फायदा हुआ कि यू आर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ गैस टू द बर्नर। तो
तो इस अमल को कहा जाता है फ्लो कंट्रोल। कहीं पे आप पानी के फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं, कहीं आप गैस के फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं। इसी तरह अगर तीसरी एग्जांपल, आप फैन को भी तेज भी कर सकते हैं और फ्लो भी कर सकते हैं। तो क्या होता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप कंट्रोल कर रहे हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इन तीन एग्जांपल्स के बाद मैं ये कह सकता हूं कि जो डेटा ट्रैफिक सोर्स भेज रहा है डेस्टिनेशन की तरफ, तो डेस्टिनेशन उसको वार्न कर सकती है, रिक्वेस्ट कर सकती है कि जनाब थोड़े स्लो हो जाओ या थोड़े फास्ट हो जाओ, थोड़े फास्ट हो जाओ या थोड़े स्लो हो जाओ। इस अमल को कहा जाएगा फ्लो कंट्रोल। क्या कहा जाएगा? फ्लो कंट्रोल। तो अगली क्लास में जब हम पढ़ेंगे, ये क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इस टीसीपी का हेडर। तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह ये फीचर्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ये इंश्योर होंगी। मिसाल के तौर पे ये फ्लो कंट्रोल किस फील्ड से होगा? लाजमी तौर पे वो इस विंडो साइड से होगा। ये मल्टीप्लेक्सिंग कैसे होगी? सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी पोर्ट नंबर से होगी। तो हम ये 20 बाइट, जैसे मैंने बार बार आपको कहा कि आपका टीसीपी का जो हेडर है वो 20 बाइट का है। तो हम इस 20 बाइट में तमाम एक एक बाइट को, एक एक बिट को देखेंगे कि उनका क्या मकसद है। क्योंकि मैं बार बार आपको कहता हूं कि अल्लाह ताला और साइंटिस्ट में एक बात मुश्तरक है, और वो ये है कि जो भी चीजें बनाते हैं वो बगैर रीजन के नहीं बनाते। तो हम देखेंगे कि सोर्स पोर्ट क्यों रखा, हम देखेंगे कि डेस्टिनेशन पोर्ट क्यों रखा, हम देखेंगे कि सीक्वेंस नंबर क्यों रखा, एक्नॉलेजमेंट नंबर क्यों रखा, वगैरह वगैरह। इज इट क्लियर? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम इस पे तो बात अगली क्लास में करेंगे, लेकिन आज की क्लास से आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आयशा, फातिमा, मरवा, समी एंड सवेरा, तो आप कर लें। अदरवाइज हमने अप्रोक्सीमेटली 4 आवर से ज्यादा इस वीक में पढ़ा है। इसके आपको इंशाल्लाह एज क्विकली एज पॉसिबल इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएंगी, जो कि उम्मीद करते हैं कि मरवा का कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप खुशी से कर सकते हैं, ताकि मैं उसको रिस्पॉन्ड कर दूं। नो क्वेश्चन है, क्लियर है। लेकिन मरवा आपने ये करना है कि जो भी आपके यूनिवर्सिटी के क्लास फेलोज हैं जो कि इस में यहाँ पढ़ रहे हैं, उनसे कांटेक्ट करके मुझे बताना है कि वो क्लासेस क्यों नहीं ले रहे। और उनको ये भी बता दें कि अभी पहले 3 चैप्टर का एग्जाम भी, पहले 3 चैप्टर का भी एग्जाम ड्यू हो गया है। और इसके अलावा जो हमने आईपी पढ़ा है, चैप्टर 11, 12 और 13, उसका एग्जाम भी मैं एक्टिवेट करूंगा। तो आप लोगों के लिए जो जो पहले मतलब नॉर्मल है उनके लिए तो 11, 12, 13 का एग्जाम है। लेकिन जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया, जिनमें मरवा भी शामिल है, सवेरा भी शामिल है, इन लोगों के लिए 2 एग्जाम एक्टिवेट होंगे, चैप्टर 1 to 3 का भी और 11, 12, 13 का भी। ठीक है, तो रेडी फॉर दैट। जिनका रहता है ठीक है, मैंने वो उनके लिए दोनों एग्जाम ऑल क्लियर है सर। ओके, ओके सर, मैं बता दूंगी। ठीक है जी, तो उनसे कांटेक्ट करें ताकि वो रेगुलर हो जाए। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। सी यू इंशाल्लाह ऑन कमिंग सैटरडे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।